हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज गीतांजलि अंधेरिया। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। मेहनत आज, सफलता कल। इसी वाक्य के साथ आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं की पुस्तक क्षितिज का प्रथम पाठ। पहला पाठ, पाठ 1, दो बैलों की कथा। और ये जा रहा है आपका 1 शॉट। आने वाले पेपर के लिए आप जिस तरीके से पढ़ाई करोगे वहाँ पर आपको बहुत कम समय में बहुत कुछ पढ़ना है। तो बहुत कम समय में बहुत कुछ कैसा पढ़ोगे, जैसे ये दो बैलों की कथा है। तो सबसे पहले ये जान लिया जाएगा कि इस कहानी के लेखक कौन है, उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी। पूरी कहानी को फिर हम सुनेंगे, उसमें हम शॉर्ट नहीं कर सकते कुछ भी। क्यों? क्योंकि कहानी का हर एक पहलू, कहानी की हर एक पंक्ति हमको पता होनी चाहिए, क्योंकि घटनाएं तारतम्यता से एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। जब हम घटनाओं का क्रम जान लेंगे तो उससे संबंधित फिर कोई प्रश्न आता है जो आपने नहीं याद किया, लेकिन कहानी आपने पढ़ी हुई है, तो ये निश्चित मानिए कि आपको प्रश्न का उत्तर रटने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि आपने अपनी कहानी अपने दिमाग में बिठा ली है कि ये दो बैलों की कहानी में आखिर हुआ क्या, किस आधार पर ये कहानी बनी, उद्देश्य क्या था इस कहानी का। ये सब कुछ पढ़ने वाले हैं आज हम दो बैलों की कथा में, जो कि लिखी हुई है प्रेमचंद जी ने। प्रेमचंद बहुत प्रसिद्ध कहानीकार, उपन्यासकार, जिनका नाम हिंदी साहित्य में बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता है। और हर एक बच्चा भी प्रेमचंद के नाम से तो जानता है, भले वो उनकी रचनाओं को न जाने। वो एक उम्र बढ़ती जाती है, वो रचनाओं को भी समझने लगता है, लेकिन प्रेमचंद ये हमारे मुंह पर पहले ही आ जाता है यदि हम हिंदी कहानीकार की बात कर लें तो। उनके उपन्यासों की बात कर लें, बड़े प्रसिद्ध उपन्यास जिनके बारे में यहाँ चर्चा होगी, तो इन्हीं प्रेमचंद जी ने ये दो बैलों की कहानी भी बहुत ही सुंदर कहानी है, बहुत उद्देश्यपूर्ण कहानी है और शिक्षाप्रद भी है। तो सबसे पहले देखते हैं कि लेखक का परिचय। प्रेमचंद कौन थे, क्या लिखा उन्होंने, कैसा जीवन रहा उनका, ये जानना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। यदि आपको एमसीक्यू में पूछ भी लिया गया कि दो बैलों की कहानी के लेखक कौन है, प्रेमचंद, और यदि ये प्रश्न आ गया कि प्रेमचंद का बचपन का माहौल कैसा था, प्रेमचंद्र का कोई एक उपन्यास बताइए, तो ये तो हमें तभी पता चलेगा ना जब हम परिचय पढ़ेंगे। तो पढ़ते हैं। प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। इनका जन्म हुआ था 1880 में बनारस के लम्ही गांव में, बनारस में हुआ था। अब बनारस यदि वहां पर आपको एक शहर का नाम आता है, या बनारस के अंतर्गत कहाँ हुआ था, बनारस के किस गांव में हुआ था, ये भी प्रश्न बन सकता है। तो बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। उनका मूल नाम, प्रेमचंद नाम तो उनका जैसे मूल नाम जो मुख्य नाम होता है, ये जहाँ से नाम हम शुरू करते हैं, तो ये इनका नाम था धनपत राय, मूल नाम था। प्रेमचंद नाम उनका बाद में हुआ। प्रेमचंद्र का बचपन, अब ये याद रखना नाम यहाँ पर धनपत राय। प्रेमचंद्र का बचपन अभावों में बीता। अभाव का अर्थ होता है कमियों में, उनकी आर्थिक तंगी में बीता। हम जैसे आज के हम लग्जरी लाइफ जीते हैं, बच्चे हमारे पढ़ने जा रहे हैं, बच्चों बहुत अच्छे स्कूल में हैं, बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, और अब तो बहुत अच्छी अच्छी एकेडमी, स्टेप अप जैसी एकेडमियाँ भी उनके पास उपलब्ध हैं। तो ये बहुत आज के समय की उपलब्धि है और बच्चे इससे बहुत प्रसन्न है, क्योंकि उन्हें हर एक वस्तु अवेलेबल है। लेकिन जो प्रेमचंद जी का बचपन था वो ऐसा नहीं था। उनका बचपन था वो अभावों में बीता, बहुत कमियों में बीता। उन्हें जरूरत रहती थी, पर चूंकि जब जरूरत, यदि किसी व्यक्ति के पास 2 ही जोड़ कपड़े हैं तो उन 2 जोड़ी कपड़ों में भी वो अपना जीवन व्यतीत कर लेता है। लेकिन जितनी अधिक वस्तुओं की हमें आवश्यकता होती है, तो कहते हैं कि आवश्यकताएं, इच्छाएं कभी मनुष्य की समाप्त नहीं होती, इच्छाएं निरंतर बढ़ती जाती हैं। पर प्रेमचंद जैसे महान व्यक्तित्व जिनका जीवन अभावों में बीता, लेकिन उसके बाद भी आज वो कहाँ पर हैं, एक बहुत उच्च सम्मान के पात्र, जो एक स्मरणीय रहेंगे हिंदी इतिहास में, स्मरणीय नाम है। तो अभावों में बचपन बीता, लेकिन इनकी शिक्षा कितनी हुई, तो ये बीए तक ही, इन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट ही कर पाया, बीए तक ही इनकी शिक्षा हो पाई। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की। पहले बहुत जल्दी नौकरियां मिल जाती थी, क्योंकि इतनी डिग्री पाना भी एक बड़ी बात होती थी। इतना भी उन्होंने यदि ग्रेजुएशन कर लिया तो उसके बाद भी उन्हें नौकरी मिलती थी। तो उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की। असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने पर, सक्रिय मतलब क्रियाशील, एक्टिव रहते थे वो, सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से मतलब उनको देश के प्रति प्रेम था। और ये जो हमारा पाठ जाएगा ना, वो उसी स्वतंत्रता को लेकर है। देश से इतना प्रेम था कि जब उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया, तो उस असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। आप सोच सकते हैं इतना अधिक देश प्रेम। यदि आज के व्यक्ति को बोला जाए
तो वो सरकारी नौकरी तो बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। तो ये होता है देश के प्रति प्रेम कि समय की मांग, समय उस समय भी मांगता था सरकारी नौकरी, बहुत आसानी से मिल भी जाती थी। अब तो हमारा प्रतियोगिता ही, हमारे कंपटीशन ही इतना बढ़ चुका है। तो सोचिए ये देश प्रेम है प्रेमचंद जी का, जो लेखक भी हैं, उपन्यासकार भी हैं, कहानीकार भी हैं, अभावों में जीवन भी बीता, किंतु एक बहुत अच्छे देशभक्त हैं जिन्होंने सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया, रिजाइन कर दिया था। लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए थे। अब ये उन्होंने असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए छोड़ा लेखन कार्य, क्योंकि जब जब हम किसी आंदोलन की तरफ बढ़ते हैं तो एक लेखक की भी आवश्यकता होती है। अपनी बात को कैसे जनता तक पहुंचाना, ये लेखनी, हमारी कलम बहुत अधिक काम करती है। किसी के मन मस्तिष्क पर यदि चोट पहुंचाना है तो लेखकों की लेखनी और कवि की कल्पनाएं और व्यंग्यकार के व्यंग व्यक्ति के मन मस्तिष्क पर प्रभाव डालते हैं पूरी तरह से, और साथ ही उसको परिवर्तित करने का भी प्रभाव इन्हीं लोगों के द्वारा पड़ता है। तो असहयोग आंदोलन में अपनी लेखनी को उन्होंने आगे बढ़ाया और उस पर वो पूरी तरीके से समर्पित हो गए लेखन कार्य में। और एक जीवन में दुखद अंत भी होता है, दुखद अंत यूं कह लो, इनका दुखद तो नहीं होगा क्योंकि ये तो बहुत प्रसिद्धि पर थे, पर एक आता है कि एक बड़े व्यक्तित्व का भी इस मृत्यु लोक में मृत्यु होना स्वाभाविक है। तो वही हुआ कि सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया। तो यूं हम पढ़ लेते हैं इसको कि लेखक प्रेमचंद जी का जन्म हुआ 1880 में। इनका बचपन का जो 1880 में हुआ और बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। इनका बचपन का नाम था, मूल नाम था धनपत राय, और इनका जीवन अभाव में बीता था। इन्होंने असहयोग आंदोलन के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र भी दे दिया था और पूरे तरीके से लेखन के क्षेत्र में ये आ चुके थे। किंतु 1936 में 1936 में इनका देहांत हो गया। जन्म हुआ 1880 में और इनकी मृत्यु हुई 1936 में। अब इनकी कुछ रचनाओं की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। इनकी जो मानसरोवर के 8 भागों में, इन्होंने मानसरोवर को 8 भागों में लिखा है, 8 भाग उसके संकलित हैं मानसरोवर के। सेवा सदन, प्रेमा आश्रय, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गवन, कर्मभूमि, गोदान। रंगभूमि और कर्मभूमि याद रखिएगा, दोनों ही है, भूमि भूमि दोनों में जुड़ा है, लेकिन एक रंगभूमि है, एक कर्मभूमि है। एक रंगभूमि जहां पर हम अपना पूरा अभिनय दिखाते हैं, और एक कर्मभूमि जहां पर व्यक्ति अपना सारे कर्म करता है। एक जन्मभूमि होती है इंसान की, एक कर्मभूमि होती है जहां उसने जन्म लिया, पर यह जरूरी नहीं जहां उसने जन्म लिया सारे कर्म उसके वही होंगे। वो नौकरी के लिए, वो पढ़ने के लिए आगे जाता है, वो उसकी कर्मभूमि में शामिल हो जाता है। तो यहाँ पर कर्मभूमि, गोदान, ये कहानियां, ये उन्होंने उपन्यास लिखे हुए हैं। ये इनके प्रसिद्ध उपन्यास है। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गवन, कर्मभूमि और ये गोदान, ये इनके आदि मतलब गोदान, ये इनके प्रमुख उपन्यास है। इन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाएं भी का संपादन भी किया। पत्रिकाएं बहुत छोटे भाग में होती हैं, बहुत छोटा अंश ही होता है पत्रिकाओं का। तो इन्होंने इन हंस, जागरण, माधुरी और भी ऐसी कई अन्य पत्रिकाओं का भी संपादन किया। साहित्य के अतिरिक्त ये निबंध के क्षेत्र में भी और अन्य प्रकार का गद्य लेखन में इन्होंने प्रचुर मात्रा में, मतलब अधिक मात्रा में किया है। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलित मतलब होते हैं जो निम्न वर्ग के लोग होते हैं, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय हैं। जो इन्होंने रचनाएं जो की हैं उनमें ये सारी बातें मुख्य तौर पर उनकी रचनाओं में देखने को मिलती हैं। मुख्य तौर पर और भी हैं, आदि लिखा है और भी घटनाओं की तरफ किया, लेकिन उन्होंने समाज की तरफ, स्वतंत्रता की तरफ, स्त्रियों की दुर्दशा की तरफ, दलित जो शोषण हुए हैं, क्योंकि पहले समाज ऐसे ही बटा हुआ था, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो जो निम्न वर्ग के लोग होते थे, दलित वर्ग के लोग होते थे, उन पर बहुत शोषण हुआ है। तो उसका भी उन्होंने वर्णन किया और इतना मार्मिक वर्णन करते हैं प्रेमचंद जी कि उनकी कहानियां दिल को छू जाती हैं। तो ऐसी ही जो कहानियां आप पढ़ेंगे दिल को भी छुएगी और कहानी आपके मन मस्तिष्क में एकदम से बैठ जाएगी, जहां पर आपको और अधिक प्रश्नों के उत्तर के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और बड़ी से बड़ी बात को भी, जैसे मैंने कहा ना कि बहुत मार्मिक भी करते थे, दिल को छू जाने वाली बात, और बहुत बड़ी बात को, किसी भी बड़ी बात को यदि रखना है तो इतने सरल शब्दों में ये रखते थे कि वो बात किसी भी व्यक्ति की समझ में आ जाए। यदि कोई बड़ा साहित्यकार पढ़ रहा हो तो उसकी समझ में तो क्लिष्ट शब्द भी आ जाते हैं, लेकिन यदि हम जैसे सामान्य लोग यदि पढ़ रहे हैं
तो उनको भी समझ में आ जाना चाहिए। इतनी सरल भाषा का प्रयोग करते थे। क्षेत्रीय भाषाओं का भी बहुत प्रयोग किया है प्रेमचंद जी ने अपने उपन्यासों में, अपनी कहानियों में। तो यहाँ पर भाषा सरल, सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद जी की लेखन की प्रमुख विशेषता थी। इसलिए प्रेमचंद को पसंद भी करते हैं लोग बहुत, उनकी उपन्यास पढ़ना, उनकी कहानियाँ पढ़ना, क्योंकि इतनी आसानी से समझ में आ जाती हैं कि लोग पूरी कहानी उनको रम जाती है, उस कहानी में वो अंदर पहुंच जाते हैं। तो ऐसी ही एक कहानी हम पढ़ने वाले हैं जो कि है दो बैलों की कथा। दो बैलों की कहानी है। बैल पशुओं पर आधारित है ये, लेकिन पशु के माध्यम से स्वतंत्रता को भी व्यक्त किया गया है। यहाँ देखिए, अब उनकी भाषा सरल और सजीव और मुहावरेदार है तथा उन्होंने अरबी, देखिए सरल है, मुहावरों का भी कई जगह प्रयोग होता है, फारसी का भी प्रयोग होता है इनकी, उसमें अंग्रेजी का भी प्रयोग होता है, कहीं कहीं लिया है, अरबी भाषाओं का भी प्रयोग किया है। अब यहाँ पर देखिए, दो बैलों के माध्यम से प्रेमचंद जी कहना चाहते हैं कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का। किसान और किसान के पशु अर्थात बैल, इनके मध्य इतना पारस्परिक और प्रेम का संबंध होता है, जैसे किसान अपने बच्चों को पालता है वैसे ही वो अपने बैलों को भी पालता है, और अगर देखें ना तो वैसे ही वो अपने खेतों को भी पालता है। ये किसान के ये जीवन होता है उसका, दिन रात वो अपने बैलों में, बैलों की सेवा में और अपनी फसल में लगा रहता है। उसका पूरा जीवन परोपकारी में ही निकल जाता है, क्योंकि किसान जो जिस अन्न को बोता है वो स्वयं पूरे अन्न का इस्तेमाल नहीं करता, उससे ही हम सभी जीवित हैं। और हमारे देश को कृषि प्रधान देश इसीलिए कहा जाता है। किसानों की अधिकता भी है, और हमारे देश में इस तरीके से जय जवान जय किसान जो बोला है, जय जवान सरहद पर लड़ने वाले वीरों के लिए, जय किसान हमारे किसान जो दिन रात सर्दी गर्मी बारिश में भी खेतों में काम करते हैं। तो यहाँ पर कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक, इमोशनल जो उनमें अटैचमेंट है उसकी बात की गई है कहानी में। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र विष्णु शर्मा के द्वारा लिखे थे, हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया है। वहां से भी कुछ कुछ ऐसी बातों को लिया होगा उन्होंने कि जहां पर क्या है उस परंपरा को उन्होंने आगे बढ़ाया है। देर ना करते हुए हम अब कहानी की तरफ चलते हैं। जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। यहाँ पर शुरुआत ही उन्होंने ऐसे की है समाज के कुछ वर्गों को लेकर, कुछ व्यक्तियों को लेकर, कि कहा जाता है कि गधा यदि दिया है, गधा जो पशु है ये सबसे अधिक बुद्धिहीन है, अड़ियल टाइप का है, बुद्धिहीन है, समझ ही नहीं आता उसको। हम जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ, एकदम पूरे तरीके से बेवकूफ कहना चाहते हैं तो उसे हम गधा कह देते हैं। गधे हो तुम, कुछ नहीं आता है तुमको, गधे हो, ये गधा कह देते हैं हम। कभी किसी को घोड़ा कह के संबोधित तो नहीं करते हैं। तो गधा कह के संबोधित कर दिया मतलब आपने उसको क्या बना दिया, बेवकूफ बना दिया। पर यहाँ गधे की भी कुछ अच्छी विशेषताओं का वर्णन किया है प्रेमचंद जी ने, नकारात्मकता की ओर नहीं ले गई है हमें। देखिएगा, गधा सचमुच बेवकूफ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता, उसमें जो उदारता है, सहिष्णुता जो है, उसे यह पदवी दे दी है। मतलब जो निरापद, बिल्कुल पूरे तरीके से जो कैसा है, उदारवादी है, जो किसी का विरोध नहीं करता है, जो कभी कुछ करने के लिए अड़ियल प्रवृत्ति का भी नहीं होता। अड़ियल लोगों ने कहा है उसे, गधे की प्रवृत्ति में अड़ियल, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, पर वो इस स्वभाव का होता नहीं है। तो शायद उसके उदारता के कारण उसको ये बोल दिया गया है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। अब गाय तुलना की गई है, गाय के सींग होते हैं, नाम गाय, गऊ बहुत सीधे हो, लेकिन गाय भी ऐसी होती है जो कभी कभी गुस्से में आने पर मार देती है, सींगों से हमला कर देती है। और मुख्य तौर पर वो गाय, यहाँ पर ब्याई हुई गाय, ये क्षेत्रीय भाषा का शब्द है। ब्याई हुई का मतलब होता है जब गाय प्रसव अवस्था के बाद, प्रसव अवस्था में ही, मतलब जब वो गर्भाधान करती है तब तक तो वो ठीक रहती है, लेकिन उसके बाद जब वो प्रसव में जाती है, अपने बच्चे को जब वो जन्म दे देती है, उस जन्म दी हुई गाय को कहा गया है ब्याई हुई गाय। कहते ना इसको, भाषा में कहते हैं गाय का ब्याना, मतलब गाय ने बच्चा दे दिया है, बछड़ा दे दिया है। तो क्या कहते हैं कि गाय तो जब ब्याई हुई गाय होती है, जब उसका बच्चा होता है, तब वो अनायास ही सिंघनी का रूप धारण कर लेती है, क्योंकि उसको एक डर रहता है अंदर कि मेरा बच्चा आ गया है। अब इस बच्चे को यदि उसका मालिक छूता भी है तो मालिक को तो वो रोज पहचानती, पहले दिन तो वो डरती है और अपने सींगों को भी जोर जोर से हिलाती है। उसे डर रहता मेरे बच्चे के साथ कहीं ये कुछ कर ना दे। धीरे धीरे वो ढलने लगती है, उसको पता चल जाता है। आगे क्या होता है कि देखिए, अब ये सिंघनी का रूप धारण कर लेती है, ये बिल्कुल निश्चित है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है। गरीब जानवर क्यों?
अब आजकल तो वो ये कुत्तों को पालते हैं, बहुत शान शौकत से कुत्ते पालते हैं, लेकिन तब भी कुत्ते ऐसे भी हैं जो आज भी आवारा घूमते हैं, इधर उधर घूमते हैं। उनको हम ललकार कर भगा देते हैं, उन्हें हम डांट डपट कर भगा देते हैं, उनको कई लोग तो डंडे भी मार देते हैं। कुछ ही हैं जो कुछ डला हो तो वो खा लेते हैं, नहीं तो आगे बढ़ जाते हैं। तो इसको उन्होंने कह दिया है गरीब जानवर। लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, कुत्ता भी काट देता है, अच्छा खासा काट देता है, और लोगों को फिर सीधा हॉस्पिटल जाना पड़ जाता है, तो वो भी क्रोध करता है। किंतु गधे को कभी क्रोध करते ना तो आपने सुना होगा और ना ही देखा होगा। तो यहाँ पर ये बात की गई है कि गाय गुस्सा कर लेती है, कुत्ता जो गरीब जानवर है वो भी गुस्सा कर लेता है, लेकिन गधे को कभी नहीं देखा होगा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने उसके डाल दो, लेकिन उसके चेहरे पर कभी आपको असंतोष की छाया नहीं दिखेगी। कभी ऐसा नहीं होगा कि नहीं मुझे नहीं खाना है, वो ऐसा अपना मुंह नहीं घुमाएगा। वो जो आप डालोगे वो चुपचाप खा लेगा। वैशाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो, वैशाख का महीना, ये हिंदी के महीने की बात की गई है, चैत्र वैशाख मतलब ये अप्रैल के समय की बात है। कुलेल करना मतलब जब वो प्रसन्न हो जाता है, थोड़ी सी क्रीड़ा कर लेता है, उस समय वो दिख जाता है। लेकिन कभी उसको आप क्रीड़ा के क्षेत्र में खेलते कूदते फुदकते हुए नहीं देखोगे गधे को। पर हमने उसे कभी खुश होते तो नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद दुख का एक स्थायी भाव रहता है। उसका चेहरा ऐसे ही सामान्य सा बना रहता है, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। इस तरफ सुख दुख लाभ हानि किसी भी दशा में वो बदलते नहीं देखा। कभी बहुत चारा डाल दिया तब भी वो वैसे ही खाएगा, थोड़ा सा डालोगे तब भी वो वैसे ही खाएगा। अब इसकी तुलना देखो कितने अच्छे ढंग से प्रेमचंद जी ने की, और किससे की है। ऋषि मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं। ऋषि में सीधापन होता है। ऋषि मुनियों को आप भोजन दें या ना दें, थोड़ा दें ज्यादा दें, उनमें संतोष ही रहता है। वो केवल वो यही कहते हैं, मिल गया तो मतलब आज का भोजन हमारे नसीब में था, नहीं मिला तो ईश्वर यही चाहता था, हम उनकी भक्ति करते। उनके चेहरे पर आपको संतोष ही दिखेगा, कभी क्रोध में मुनि नहीं दिखेंगे आपको। साधु संत कभी आपको क्रोध करते हुए नहीं दिखेंगे, उनमें सीधापन होगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि आज बहुत सारे भक्त देखे तो साधु प्रसन्न हो गए और कल उनके पास केवल एक ही भक्त आया तो वो दुखी हो गए, उनको गुस्सा आ गया, नहीं। तो यही सब तो इन्होंने गधे की तुलना किससे कर ली है। वहां पर हम ये नहीं कह सकते कि आपने ऋषि मुनि को गधा, नहीं। गधे में जो सीधेपन के, जो शांत के गुण हैं, जहां वो क्रोध नहीं कर पाता है, वही गुण तो ऋषि मुनियों में भी होते हैं। हम क्यों गधे को एक बुरा, एक गरीब और बेकार और बेवकूफ बोल देते हैं, नहीं। उसकी तुलना तो हमारे प्रेमचंद जी ने इतने अच्छे ऋषि मुनियों के साथ की है। पर वो कहते हैं कि आज के समय में क्या होता है, पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं देखा है। वो कह रहे कि इतने सारे अच्छे गुण हैं, हम ऋषि मुनियों का तो आदर सम्मान करते हैं, लेकिन उस जानवर में भी इतने अच्छे गुण हैं, फिर हम उस जानवर को बेवकूफ कह देते हैं, उसको गधा कह के हम पुकार देते हैं। तो वो कह रहे हैं कि इतना अनादर कहीं नहीं देखा, मतलब इतना अनादर तो नहीं करना चाहिए। वो गधा भी एक श्रेणी में आता है, लेकिन गधे का एक छोटा भाई। अब हमें ये कभी पता नहीं होता कि बैल को गधे का छोटा भाई कहा गया है, और साथ में क्या कहा गया है, बैल को। एक और यहाँ पर प्रयोग मिलता है, बछिया का ताऊ। एक बछड़ा होता है, एक बछिया होती, मेल फीमेल। बछिया जो है, गाय की बच्ची, उसके ताऊ को बैल कहा गया है। देखिए एक नया यहाँ पर जो दिया है वो एक संबंध बताया है। तो ये प्रेमचंद जी की आप कहानी और उनके वर्णन और उनके दिमाग की आप पराकाष्ठा को देख पा रहे हैं। उन्होंने क्या बोला। अब वो कह रहे हैं एक बैल भी है, जिसके अर्थ में हम गधे का प्रयोग तो नहीं करते, लेकिन मिलता जुलता उसी से है। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, कुछ लोग कि हाँ ठीक है, बैल भी बैल ही है, बैल बुद्धि कहते थे ना, बैल बुद्धि, वो इसीलिए बैल बुद्धि, समझ नहीं आ रहा इसको। मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी भी ऐसा मारते हैं, उनको भी गुस्सा आता है, बैल मार देते हैं, बहुत तेज दौड़ा देते हैं व्यक्ति को। कभी कभी अड़ियल बैल भी होते हैं, नहीं खाना है, ये वाला भूसा पसंद ही नहीं आ रहा उनको, ये खली पसंद ही नहीं आ रही, वो मुंह ही नहीं डालते, तो वो क्या करते हैं, उस समय अड़ियल बैल होते। पर गधे को कभी अड़ियलता में नहीं देखा होगा, बैल मार देता है, गधा नहीं मार पाता है। और भी कई रीतियों में वो अपना असंतोष प्रकट कर देते हैं, जो आप कहानी में पूरे तरीके से देख पाएंगे। कब उनको गुस्सा आ जाता है, कब वो गुस्सा हो जाते हैं, कब वो प्रेम व्यक्त करते हैं, तब वो आपसे पूछने लगते हैं कि हमने क्या किया। ये उनकी आंखों से, उनके चेहरे से व्यक्त होता है। सब कुछ करते हैं। जहां उनके साथ गलत कर रहे हैं आप, तो वो क्रोध में आ जाते हैं। कम डाला, नहीं खाना है, यही खिला रहे हो, नहीं खाना है। पर गधा ऐसा कभी नहीं करता है। तो यहाँ पर उन्होंने बताया है कि यदि हम लें तो ये जो बैल है वो तो उसका स्थान तो गधे से भी नीचे हो जाता है, क्योंकि गधा तो कभी गुस्सा नहीं दिखाता और ये तो गुस्सा दिखाते हैं। तो ये सारी बातें वहां पर उन्होंने
संकेत के तौर पर बताई हैं कि लोग इस तरीके से भी बिहेव करते हैं। अब कहानी का मूल भाग जो शुरू होता है, झूरी काछी नाम का एक व्यक्ति है, एक किसान है जिसके 2 बैल हैं, हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे और देखने में सुंदर और काम में चौकस, डील में ऊंचे थे। ये कैसे थे? बड़े ही सुंदर थे, काम में चौकस, एकदम अपना काम बड़े ही चौकस चौकन्ने तरीके से करना, काम में ढीलापन नहीं होता था, डील में ऊंचे थे, ऊंचे अच्छे लंबे ऊंचे बैल थे। वो बहुत दिनों तक साथ में रहते, दोनों में भाई की तरह प्रेम हो गया था। और इतना प्रेम हो गया था, दोनों पता आप आसपास बैठते थे, एक साथ बैठते थे, एक साथ खड़े होते थे, और वो अपने सींगों को आपस में जोड़कर प्रेम का आलिंगन भी करते थे। और जब वो अपना भोजन करने बैठते तो एक हीरा मुंह डालता, तभी मोती भी मुंह डालता था खाने के लिए नान में। जब वो मुंह उठा लेता तो दूसरा बैल भी उठा ले। इतना प्रेम था उन दोनों के मध्य। और ये क्यों प्रेम हो गया था? क्योंकि वो लंबे समय से साथ में रह रहे थे। एक दूसरे की मन की बात कैसे समझ सकते हैं ये हम नहीं कह सकते, अवश्य उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति होगी। ये देखिए, जानवरों की भाषा जानवर ही समझ पाते हैं। जिसमें जीवों की, जो मनुष्य अपने आप को श्रेष्ठ बताता है ना, कई बार हम मनुष्य एक दूसरे के मन के भाव नहीं समझ पाते या समझकर अनदेखा कर देते हैं। तो हम मनुष्य कैसे श्रेष्ठ हो गए? पशु उनसे कहीं अच्छे हैं। वो आपसी प्रेम में इतने अधिक जुड़ जाते हैं कि वो एक दूसरे की मन की भावना को समझ लेते हैं। और ये हीरा और मोती भी समझ लेते थे। दोनों में एक दूसरे को चाट कर, सूंघ कर वो क्या करते थे? अपना प्रेम प्रकट करते थे। कभी कभी मैंने बताया ना, अपने सींग मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते से नहीं बल्कि विनोद प्रेम के नाते से मिलाते थे। और दोनों में कभी कभार अनबन भी हो जाती होगी, क्योंकि दोनों मित्र भी थे, दोनों भाई के जैसे थे, तो लड़ाई, थोड़ा सा कुछ फुसफुसी बातें भी हो जाती होंगी दोनों में। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते थे तो दोनों का आप स्वभाव देखिए, ऐसा लगता था कि मोती समझ रहा है कि यार हीरा पर ज्यादा बोझ ना आए, मैं ले लूं। और हीरा आगे आगे बढ़ते बढ़ते थोड़ा सा टेढ़ा होकर कि ये बोझ मेरे ऊपर आ जाए, थोड़ा अपने ऊपर ज्यादा बोझ लेता था। इतना प्रेम था दोनों में कि दोनों एक दूसरे का बोझ अपने ऊपर लेने का ज्यादा चेष्टा करते थे। दिन भर के बाद जब दोपहर को, शाम के समय दोनों खुलते थे, दोनों के गर्दन से जब वो निकाला जाता था, जिस गाड़ी में वो जोतते थे, तो ऊपर का जो लकड़ी का हिस्सा उनके गर्दन से हटता था, वो एक दूसरे को चाट चूट कर एक दूसरे को प्रेम करते थे कि वहां तो दोनों थक गए हैं। तो ये जैसे माँ स्नेह करती है, अपने बच्चे को स्कूल से आता है, बैग ले लेती है, गोद में बिठा लेती है, अच्छा आज बहुत पढ़कर आए हो, कुछ ऐसा ही ये दोनों एक दूसरे के आपस में करते थे कि थक गए होंगे तो थकान मिटा लेते थे। नान में खाली भूसा पड़ जाने के साथ दोनों एक साथ बैठते थे, जैसे मैंने बताया, एक साथ मुंह डालते थे, एक साथ मुंह को बाहर निकालते थे। संयोग की बात यह है कि झूरी ने एक बार क्या किया कि इनको दोनों गोई, मतलब दोनों जोड़ी को, बैलों की जोड़ी को क्या कर दिया? अपने ससुराल भेज दिया, अपने साले के यहाँ। अब उसको जब भेज दिया तो ये आपस में ही एक दूसरे को देखकर सोच रहे हैं, बात कर रहे हैं अपनी मूक भाषा में कि ये क्यों भेज रहे हैं, क्या हमें कोई कमी है, क्या हमने इनकी सेवा नहीं की, इन्होंने जो कुछ दिया हमने वो खाया, इन्होंने को जब मदद की जरूरत थी हमने वो किया, लेकिन ये मुझे क्यों वहां पर भेज रहे हैं? झूरी के जो साले का नाम था वो था गया। तो गया जब इन दोनों बैलों को ले जा रहा था तो ये दोनों बैल ऐसे अड़ियल हो गए थे, वो चलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। यहाँ पर एक मुहावरे का प्रेमचंद जी ने प्रयोग किया है, दांतों पसीना आ जाना, दांतों तले पसीना आ जाना। दांतों तले पसीना आ जाना मतलब बहुत अधिक मेहनत लग गई थी गया को इसको ले जाने के लिए। पीछे से हाँकता, दोनों दाएं बाएं हो जाते, आगे ही नहीं बढ़ते, इधर उधर हो जाते। वो आगे पीछे से जोर लगाता तो वो आगे ना खींचते, आगे से कुछ कहता तो वो कुछ ना करते। दोनों को मारता हुंकारता हुआ अगर ईश्वर ने बाणी दी होती तो झूरी से पूछते कि हम गरीबों ने आखिर आपका बिगाड़ा क्या है? बैल कह रहे यदि हमें बाणी मिलती ना तो हम वहां पर उनसे आते ही नहीं, उनसे पहले सवाल जवाब करते कि आखिर मुझे क्यों भेज रहे हो, ऐसी कौन सा काम था जो हमने नहीं किया, ऐसा क्या था जब मैंने आपकी मदद नहीं की? अगर इतनी मेहनत से काम नहीं चलता तो काम और ले लेते, पर मुझे किसी के यहाँ भेजते तो नहीं, मुझे क्यों अपने से आपने अलग कर दिया? ये सोचो, अब व्यथा है दोनों बैलों की। तुम्हारी चाकरी में क्या हमने कुछ कमी रहने दी? हमने कभी दाने की शिकायत की? तुमने जो कुछ खिलाया हमने सिर झुकाकर खा लिया, हमने कभी उसके लिए आप अड़ियलता नहीं दिखाई। फिर इस जालिम के हाथ, इस गया को जालिम कहा है, दुष्ट के हाथ मुझे क्यों भेज रहे हो, जो मुझे मार पीट कर अपने घर ले जा रहा और हम नहीं जाना चाहते। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंच गए। हम जब कभी नए घर में जाते, मेहमानों के यहाँ जाते हैं तो हम देखते हैं ना, हमें कुछ नए नए लोग दिख रहे हैं, हमें हॉस्टल भेज दिया जाता है, हमें नए लोग दिखते हैं, हमें नया स्कूल में दाखिल किया जाता है, हमें नए लोग दिखते हैं। ऐसे बैलों के साथ भी हो रहा था। जब वो गए और नांद में उन्हें खली भूसा डाला गया, दोनों खा ही नहीं रहे थे। सब कुछ उन्हें बेगाना लग रहा था, अनजाना लग रहा था, दिल भारी हो रहा था।
जिसे उन्होंने अपना घर समझा था, झूरी का जो अपना घर समझा था, उससे तो उनको बेगाना कर दिया था। अब यहाँ पर वो आ गए थे प्रातःकाल जब वो झूरी, अब देखिए वहां पहुंच गए, नहीं खाया, उनमें विद्रोह की भावना जागी और वो तो रातों रात वहां से निकल पड़े। निकल लिए कैसे भी करके, उन्होंने अपनी रस्सी खोली दोनों ने और वहां से निकले। और सुबह होते ही जब वो झूरी के यहाँ सुबह सोकर उठा तो देखता है कि चरनी पर, जहां पर उनका चारा रखा रहता था, वहां दोनों बैल खड़े हुए हैं। दोनों बैलों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है। जैसे हम जब बैलों में रस्सी गले में बांधते हैं ना, तो कुछ ऐसे सजाते संवारते हैं, वो आधा लटक रहा है, मतलब ये तोड़ ताड़ कर आए हैं। घुटने तक ऐसी जगह से भागे हैं कि कीचड़ विचड़ उनके पैरों में लगा है। झूरी ने जब ये देखा कि इतना प्रेम है इन्हें मुझसे, ये वहां से भागा, इनका मन नहीं लगा। झूरी ने दोनों बैलों को अपने गले से, और उनके आंखों में उन्हें गुस्सा दिख रहा था झूरी को, ये मुझसे नाराज हैं दोनों बैल मेरे, दोनों को गले से लगा लिया और गदगद हो गया, बहुत अधिक प्रसन्न हो गया। गदगद होना मतलब बहुत अधिक प्रसन्न होना। दौड़कर गले लगाया, प्रेम आलिंगन, प्रेम मतलब प्रेम से, स्नेह से, आलिंगन मतलब होता है गले लगाना। गले लगाया, चुम्बन का यह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी, उसको गुस्सा आ गया। आखिर क्यों इन्होंने बैलों, ऐसे नमक हराम बैल हैं कि वहां से छोड़कर एक दिन में ये वापस आ गए, क्यों वापस आ गए? गुस्सा आ गया उसे कि आखिर ये क्या हुआ कि वहां से आ गए। झूरी ने अपने बैलों का आक्षेप, उन्होंने नमक हराम बोल दिया, मतलब जहां का तुमने खाया वहां की तुमने नहीं बजाई, वहां पर तुमने उन लोगों का काम नहीं किया, क्यों आ गए? झूरी को गुस्सा आ गया कि मेरे बैलों को नमक हराम कह दिया। झूरी ने गुस्से में कह दिया, खली भूसा नहीं दिया होगा, प्यार से नहीं रखा होगा। तो अपने मायके की बात सुनकर वो क्या कहती है उसकी पत्नी कि अरे ये तुम्हारे जैसे मेरे मायके वाले बुद्धू नहीं है जो इन पर प्रेम ही बरसाते हो, वो जितना खिलाते पिलाते हैं उतना वो उनसे काम भी लेते हैं। तो यहाँ पर वो कह दिया कि वो रगड़ रगड़ कर काम लेते हैं। दोनों ठहरे, ये दोनों कामचोर है, ये काम ही नहीं करना चाहते। अब देखो कहाँ से इन्हें अब वो गुस्सा आ गया, आ गए ना मेरे घर में, अब खली चोकर, चोकर जो आटे का निकलता है छानने के बाद, वो मैं नहीं दूंगी। निश्चित हो गया कि इनको खली चोकर मिलेगा, वो भी कैसा मिलेगा, बिल्कुल सूखा मिलेगा, कुछ उसमें नहीं डलेगा, वैसा मिला। दोनों उसमें देख रहे कि कैसा दिया आज मुझे खाना, वो नहीं खाने वाले थे। झूरी ने बोला, जो डालने वाला था उनके यहाँ, जो काम का लगा, काम पर जो व्यक्ति लगा था, उससे बोला डालो। बोला नहीं भैया, मालकिन ने मना किया, मैं इनको सूखे के अलावा और कुछ नहीं दूंगा। दोनों बड़े एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि देखो वहां भी वही व्यवहार हो रहा था, आज हमारे साथ यहाँ अपमान हो रहा है। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आ गया, फिर आया, वो फिर जबरदस्ती दोनों को ले गया। 2 बार तो ऐसा हुआ कि मोती ने चाहा कि गाड़ी को पीछे की तरफ धकेल दूं, गाड़ी गिर जाए, लेकिन हीरा ने क्या किया, उसको संभाल लिया कि ऐसा नहीं करते हैं। शाम के समय दोनों उसके घर पहुंच गए, मोटी रस्सियों से दोनों को बांध दिया गया और जो उन्होंने कल शरारत की थी भागने की, उसका मजा चखाया कि उनको क्या दिया गया, वही सूखा हुआ भूसा उनको दिया गया जो वहां पर उसकी झूरी की पत्नी ने दिया था, वैसा ही खली चूनी सब कुछ दिया गया। लेकिन दोनों बैलों का ऐसा अपमान उसने पहले कभी नहीं देखा था कि बाकी बैलों को तो बहुत कुछ दिया गया लेकिन हमारे लिए सूखा दिया जा रहा है, नहीं खाना है। दोनों ने बिल्कुल अपना मुंह नहीं डाला। अब सोचो ये बैल भूखे हैं, दोनों ने अपना मुंह भी उसके अंदर नहीं डाला और वो ये सोचते हैं कि मुझे झूरी तो एक फूल की छड़ी से, मतलब मुझे कभी धोखे से भी नहीं मारता था, और उसकी थोड़ी आवाज पर, टिटकार मतलब जो मुंह से आवाज निकलती, उसकी आवाज पर ही हम उछल पड़ते थे। ये मार मतलब इतना जो आहत सम्मान की व्यथा थी, जो उसको अपना सम्मान में जो झूरी के यहाँ भी नहीं मिल पाया था, अब दोबारा जाने के बाद बड़े दुखी थे दोनों। नांद की तरफ देखते और अपनी आंखें तक उसकी तरफ ना उठाई, मुझे खाना ही नहीं है। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा, फिर वो चुपचाप खड़े रहे। लेकिन तभी उनके घर में एक बच्ची थी, वो बच्ची आई और अपने हाथों में एक एक रोटी लेकर और दोनों बैलों को जाके खिला दी। दोनों बैल आपस में क्या बात करते हैं, इस घर में एक सज्जन व्यक्ति भी रहता है, एक सज्जन लड़की भी यहाँ पर है, सज्जन का वास है यहाँ पर। और वो लड़की भैरों की थी, जिसकी माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ उस घर में थी, जो उस बच्ची को बहुत मारती थी और उस बच्ची को भी मार पड़ती थी और यहाँ देखो बैलों को भी मार पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं वो बच्ची उनकी वेदना को समझ रही थी, इसलिए बच्ची के अंदर आत्मीयता उमड़ पड़ी, उन बैलों के प्रति प्रेम आ गया। दिन भर जोते जाने के बाद, डंडे खाने के बाद, आप ये सोचो कि शाम को जब वो बांध दिए गए, रात को वही बालिका फिर से 2 रोटी लेकर आई। अब वो 2 रोटी लेकर बालिका आई, आप ये बताइए कि बैल काम करते हैं, इतना बड़ा शरीर है उनका, उनको यदि चौकर भूसा ना अच्छे से दिया जाए तो क्या 2 रोटी, एक एक रोटी से उनका पेट भरेगा? लेकिन कई बार दूसरों के दिया हुआ प्रेम से यदि हमें कोई प्रसाद भी मिल जाता है तो व्यक्ति और पशु पक्षी सब प्रेम के भूखे होते हैं। प्रेम से जब उस बच्ची ने वो एक एक रोटी खिलाई तो उनको वो नाद का भूसा ना अच्छा लगा, उनका प्रेम में ही, उस बच्ची का प्रेम देखकर उन दोनों का पेट भर गया।
दुर्बल दोनों विद्रोह भरा हुआ था, लेकिन क्या किया उन लोगों ने कि अब वो प्रेम से उन्होंने वो खा तो लिया, रोम रोम में उनकी दुर्बलता तो आ चुकी थी, रोम रोम में गुस्सा भरा हुआ था। इतना गुस्सा था कि एक दिन मोती ने मूक भाषा में कह दिया कि हीरा अब मुझसे सहा नहीं जाता, क्या करना है, एक काम करूं, किसी को सींगों से उठा के फेंक दूं, मालकिन को ही फेंक दूं, क्योंकि गुस्सा था दोनों के अंदर। दोनों आपस में बात कर रहे थे। तो वो क्या कह रहा है कि देखो, औरत जात पर सींग मारना हमारी जात में नहीं है। हम ये भूल क्यों जाते हैं कि हम औरत जात पर सींग नहीं चला सकते। ये उस समय की बात है जहां औरतों पर दुर्दशा होती थी, औरतों का अपमान होता था। औरतों का अपमान, दो बैलों का अपमान, वो अपमान की व्यथा को समझते हैं। इसलिए उन्होंने कहा नहीं, औरतों पर हम हाथ नहीं उठाएंगे, औरतों को हम सींग नहीं मारेंगे। ये औरतों के प्रति इन दोनों बैलों का सम्मान था, जहां औरतों का सम्मान पुरुष करते ही नहीं थे, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज था वो। तो यहाँ पर रात को जब बालिका 2 रोटियां खिलाकर चली गई, अब क्या हुआ, दोनों रस्सियां वो आई, बालिका ने रोटी खिलाई, वो रोज खिला देती थी एक एक रोटी, वो चली गई। अब इनके मन में था कि आज तो भागना है। मोटी रस्सियों को दोनों एक दूसरे की रस्सियों को चबाने लगे। थोड़ी देर में क्या होता है, जोर लगा रहे थे, सहसा घर का दरवाजा फिर से खुल गया। वही लड़की निकली, दोनों, अब लड़की ने देखा कुछ आवाज आई होगी, लड़की बाहर आई, तो दोनों ने क्या किया, अपना सिर झुकाकर दोनों बैठ गए, दोनों की। लेकिन लड़की और सिर झुकाकर बैठे और उसका हाथ, लड़की का हाथ चाटने लगे और प्रेम में उनकी पूंछें खड़ी हो जाती है। ये कुछ संकेत होते हैं पशुओं के। अब वो लड़की ने क्या कहा, जाना है तुमको, मैं खोले देती हूँ, भाग जाओ। लेकिन ये बोलते क्या हैं, वो लड़की बता रही है उन दोनों को खोलते खोलते कि आज घर में सलाह की जा रही है कि तुम लोगों की नाकों में नाथ डाल दी जाएगी। वो क्या होता है, इनको अपनी तरफ तंदुरुस्ती से खींचे रखने के लिए, कंट्रोल में रखने के लिए उनकी नाकों में ऐसी नाथें डाल दी जाती हैं। उसने क्या किया, गराब जो गले में बंधा हुआ था लड़की ने खोल दिया। लेकिन वो दोनों क्या सोच रहे हैं कि इस अनाथ पर भी, हीरा कह रहा है इस अनाथ पर भी तो आफत आएगी, इसकी माँ तो इसे इतना मारती है, हम भाग जाएंगे तो इस बच्ची का क्या होगा। उस बच्ची ने तुरंत एक प्लानिंग बना ली और जोर जोर से कह रही है कि अरे देखो दादा दादा, ये दोनों बैल भागे जा रहे हैं। इतना उसने कहा ही था, तब तक घर का दरवाजा खुला, तब तक बैल समझ गए कि मतलब ये हमें भगाने ही आई है। दोनों भाग लिए। दोनों अपरिचित मार्ग से जा रहे थे, कोई परिचित मार्ग नहीं था वो, लेकिन वो अंधाधुंध दौड़ते जा रहे थे। नए नए गांव मिले उनको, नए नए रास्ते उनको दिखाई दिए। किनारे पर खड़े होकर सोचने लगे अब क्या करना चाहिए। बेतहासा, बेतहासा मतलब बिना रुके भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। उसे मार्ग राते दुनिया क्या कहती, मतलब वहीं उसे मार्ग कह रहे कि देखिए, बीच में उनको क्या मिल गया था, एक वो भी मिला था, सांड भी मिला था, जिसने उसे बहुत दोनों को मार, वो लड़ने की तैयारी की थी। वो चाहते तो उसको वहीं मार देते, लेकिन उन्होंने उसको वहीं के वहीं धकेला, उससे लड़ाई की और एक मटर के खेत में गए। पहले मटर भी वो खा रहे थे, है ना, और रह रहकर वो मटर जो खड़ी थी और आहट भी ले रहे थे क्योंकि भूख लग रही थी तेज से। तो मोती क्या हुआ कि मटर का जो खेत था, अब वो बाहर निकले उस सांड को भगाने के लिए, लड़ने के लिए। पहले तो वो खा रहे थे, फिर वो सांड आ गया बीच में। अब उन्होंने क्या किया कि उसको भगाने के लिए भगा दिया और वापस से मटर खाने लगे। और जब वो मटर खा ही रहे थे, हीरा मना भी करता रहा कि बस हो गया, चलो कोई देख लेगा, इसका रखवाला आ जाएगा, हमारे साथ कुछ हो जाएगा, चलते हैं यहाँ से। अभी 2 ही 4 ग्रास खाए थे कि एक आदमी, 2 ही 4 ग्रास मतलब कुछ कौर ही खाए थे उन्होंने, और वहीं पर वो जो खेत को देख रहे रखनहार जो होता है वो आ गया। तो उसने क्या किया, डंडे लगाए इनको और मारा पीटा उनको। मोती सींचे खेत में था, मतलब बीच में खड़ा हुआ था, उसके खुर कीचड़ में धस रहे थे, वो बीच में पहुंच गया था। हीरा ने भागना चाहा, लेकिन जब उसने देखा कि मेरा मित्र तो भाग ही नहीं पा रहा, हीरा वापस लौट आया। उसने कहा नहीं, वो जो उसके साथ होगा वो मेरे साथ भी होगा। वापस आ गया। फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। सगी संकट में है, संगी जो साथी है वो संकट में है, तो मैं कैसे भाग सकता हूँ। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातः काल दोनों को कांजी हौस होता है जहाँ पर ये जो पशु होते इधर उधर आवारा घूमते, उनको एक जगह रख दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, रोज उनकी निगरानी की जाती है, कोई मर तो नहीं गया, कोई कहीं भाग तो नहीं गया इधर से। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा सबक पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक दिन का नसीब नहीं हुआ। समझ में नहीं आता था ये कैसा स्वामी है, इससे तो गया अच्छा था। अब वो कह रहा है कि कांजी हौस में बंद कर दिया, इन्होंने मुझे खाना तक नहीं दिया। अच्छा तो वो गया था, कम से कम खाली भूसा दे रहा था ना, कोई बात नहीं, मैं खा लेता, इससे तो गया भी अच्छा था। कई भैंसें थी, कई बकरियां थी, गधे थे वहां पर, घोड़े थे वहां पर, सब शांत चित्त अधमरी अवस्था में पड़े हुए थे। सारे सबके सब कमजोर थे, इतने कमजोर हो गए थे कि किसी से भी खड़ा होते नहीं बनता। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की तरफ, मतलब गेट की तरफ टकटकी लगाकर देखना, मतलब ध्यान चित्त होकर वहीं पर नजरें गड़ाकर देखते रहे।
कोई चारा लेकर उन्हें आता नहीं दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन दीवार है, अब दीवार क्या करे, पशु ऐसे ही करते, उन्हें भूख लगती ना, कुछ नहीं मिलता तो वो दीवार चाटने लगते हैं। मिट्टी की दीवार थी, वो नमकीन उनको लग रही थी, चाटना शुरू किया। पर इससे क्या भूख मिटती? बिल्कुल नहीं मिटती। रात को भी जब भोजन न मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला भड़क पड़ी। अब उसे गुस्सा आ गया, क्योंकि भूखा, कहते ना भूखा मनुष्य तो वो शेर के समान हो जाता है, वैसे भूखा पशु भी शेर के समान हो गया। गुस्सा आ गई उसे। मोती से बोला अब तो नहीं रहा जाता। मोती से बोला कि अब तो नहीं रहा जाता। मोती, हीरा बोल रहा था कि मोती अब नहीं रहा जा रहा है। मोती ने दीवार में उसी जगह सींग मारा जहां वो चाट रहा था। सींग मारा, थोड़ी सी मिट्टी और गिरी, हिम्मत बढ़ी कि शायद ये टूट सकती है। फिर वह दीवार में सींग लगाकर जोर जोर से मारने लगा और मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा हो। ऐसे मार रहा था जैसे उसके सामने कोई व्यक्ति खड़ा हो, मतलब कोई उसका प्रतिद्वंदी खड़ा हो, उसके विरोध में कोई विरोधी पार्टी और उससे लड़ाई कर रहा हो। आखिर 2 घंटे की जोर आजमाई, मतलब बहुत जोर लगाने के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ तक नीचे गिर गई। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा, फिर उसने धक्का मारा, आधी दीवार गिर गई। दीवार का गिरना था कि अधमरे जानवर तो जीवित हो गए। उनको लगा अरे रास्ता खुल गया है हमारा निकलने का। सभी जानवर चेत पड़े, चेत मतलब जीवित हो गए, उनमें चेतना आ गई। तीनों घोड़ियां सरपट बाहर भागी तेजी से। फिर बकरियां निकली, उसके बाद भैंसें निकली। गधे अभी भी ज्यों के त्यों खड़े थे। उनसे बोला भाई जाओ, तो वो कह रहे नहीं मैं यहीं ठीक हूँ, फिर आके देख लिया तो मार पड़ जाएगी। हीरा ने पूछा भी तो वो कह रहे नहीं, मैं तो यहीं ठीक हूँ, मुझे डर लग रहा, हम यहीं पड़े रहेंगे। आधी रात के ऊपर बीत चुकी, दोनों गधे अभी तक वहीं खड़े, जाने का नाम ही नहीं ले रहे, भागे या ना भागे। मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था लगातार, लेकिन वो रस्सी टूट ही नहीं रही। हीरा ने कहा मोती तू जा, तू चला जा, मेरा जो होगा मैं यहीं रहूंगा, शांत पड़ा रहूंगा, जो होगा वो कल सुबह देखा जाएगा, पर तुम ना रोको। वो कहता है इतना भी मैं गया गुजरा नहीं हूँ, जब तुमने मेरी मदद उस समय की थी, मैं तुम्हारा साथी हूँ, मैं तुम्हें कैसे संकट में छोड़ूंगा। उन दोनों ने क्या किया, वो दोनों तो वहीं रुके रहे, क्योंकि उनका हीरा तो नहीं छूट पा रहा था, रस्सी मोटी थी। दोनों ने सींग मार मार के गधों को लेकर निकाल दिया। आप देख रहे हैं यहाँ पर पशुता देख रहे हैं, पशुओं का प्रेम, पशुओं के जो विद्रोह किया उन्होंने, कहां पर, स्वतंत्रता के लिए, और केवल अपनी स्वतंत्रता के लिए नहीं, बाकी अन्य जानवरों की। और वो तो फंस गए, लेकिन उन्होंने कहा कि गधे तुम तो कम से कम निकलो, तुम तो कल नहीं मारा पीटी में जाओगे, तुम्हारे साथ तो कोई अन्याय ना होगा। ये थी इनके प्रेम, इनके सम्मान, इनकी मदद की पराकाष्ठा। यहाँ पर क्या हुआ, कहीं वो कहते मुझे पड़ा रहने दो, तो उन्होंने ये किया कि नहीं हम नहीं जाने देंगे, आज तक विपत्ति में पड़ गए, तुम्हें छोड़कर अलग नहीं होंगे। कैसे तैसे करके उन्होंने क्या किया कि मोती जिस अपराध के लिए गले में बंधन पड़ा था, अगर मुझे मार डालोगे क्या चिंता, इतना हो ही गया, 9-10 प्राणियों की जान। वो कह रहे कि देखो आपने मुझे बचाने की कोशिश की, हीरा कह रहा है मोती से, नहीं बचे पर कोई नहीं ना, कम से कम बाकी लोग तो बच गए, तुम भी जाओ। कहता नहीं, अपन दोनों फंस गए, बाकी जानवरों की जान तो बची ना, कोई बात नहीं, वो भी हमें आशीर्वाद देंगे। यह कहते हुए दोनों गधों को उसने बाहर निकाल दिया। भोर मतलब सुबह होते ही मुंशी और चौकीदार ने, अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मच गई और दीवार टूट गई है, सारे जानवर निकल गए। अब ये दोनों बैल बचे हुए थे। मोती की खूब मरम्मत हुई, मोटी रस्सी से उसे भी बांध दिया गया। 1 सप्ताह तक दोनों मित्र वहीं पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तिनका भी, एक तृण मतलब तिनका भी नहीं डाला, ये तृण का नाम है, एक तिनका भी नहीं डाला, एक बार पानी भी नहीं दिखाया। अब आप सोचो ना, जिनको बहुत लंबे समय से खाना नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिला, वो क्या जीवित के जैसे रहेंगे? वो अधमरे जैसे थे, एकदम दुर्बल, जैसे मरने ही वाले हों। इस तरीके से वो वहां पर पड़े रहे 1 सप्ताह तक। दोनों में इतने दुर्बल हो गए, उनसे उठा भी नहीं जाता था। ठटरियां निकल आई थी, मतलब ठटरियां यहाँ पर एक क्षेत्रीय भाषा का शब्द, उनकी हड्डियां दिखने लगी थी, इतने दुबले हो गए थे। एक दिन बाड़े के सामने जहां वो थे, डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहां 50-60 आदमी एकत्र हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए, उनके लिए उनका मतलब नीलामी जैसी हो रही थी, उनको वहां पर बेचा जा रहा था, उनकी देखभाल होने लगी। लोग आकर उनकी सूरत देखने लगे, मन फीका हो जाता, अरे इन मरे बैलों को कौन लेगा, जिनकी हड्डियां देख रही है, क्या हमारी मदद करेंगे, कौन खरीदेगा। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र एक डडियल आदमी के साथ जा रहे थे। बोटी दोनों का बोटी कांप रही थी, इतने दुबले हो गए थे, चलते भी नहीं, बेचारे पांव तक ना उठा सकते थे, पर भय के मारे, डर के मारे कि ये मुझे फिर मारेंगे, दोनों बैल चलते जा रहे थे। गिरते पड़ते कैसे भी, क्योंकि वो जरा भी चाल धीमी हो जाने पर उनको पीछे से क्या मारा जा रहा था, डंडा मारा जा रहा था। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ मतलब एक समूह था जो चर रहा था, चारा चर रहा था। वो देखकर उनको देखते हैं कि काश हम भी ऐसे कहीं चारा चरते ही थे। ये कितने अच्छे से सभी जानवर प्रसन्न हैं, चिकने हैं, चपल हैं, कोई उछलता है, कोई आनंद से बैठा क्या कर रहा है,
पागुर कर रहा है, मतलब आवाज निकाल रहा है अपनी। कितना सुखी जीवन था इनका, कितने स्वार्थी हैं हम। किसी को चिंता नहीं कि दो भाई बधिक के हाथ पड़े और कैसे दुखी हैं। वो कह रहे हैं कि इनका कितना सुखी जीवन था और कितने स्वार्थी हैं सब, मतलब लोग कितने स्वार्थी हैं। अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने मुझे बेच दिया, फिर एक ने मुझे अपने पास रखा, उसने भी डंडे मारे, खाने को नहीं दिया, चारा, अब यहाँ भी मुझे मारा पीटा जाके आगे बढ़ाया जा रहा है। सहसा मतलब अचानक दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि जिस रास्ते से जा रहा है ये तो परिचित रास्ता है, ये तो जाना पहचाना लग रहा है। उन्हें याद आ गया ये तो झूरी वाला रास्ता है। अब उसी रास्ते पर उन्हें गया उसी रास्ते से ले गया था। वही खेत, वही गांव, वही बाग बगीचे, दोनों प्रति क्षण उनकी चाल, मतलब प्रत्येक पल जब वो देखा ना कि ये तो मेरी पहचानी जगह लग रही है, यहाँ से मैं अपने घर पहुंच सकता हूँ, अपना घर झूरी का घर, वो उनकी चाल बढ़ने लगी। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। फिर क्या, जब हमारी मनचाही वस्तु मिलने लगती तो हमारे अंदर एक अजीब अलग सी जान और तेज आ जाता है। आह, यह लो, अपना ही घर आ गया, अपना हार आ गया, मतलब वो खेत जैसा उन्हें दिखने लगा। इसी कुएं पर, हार मतलब होता है खेत, अपना हार आ गया। इसी कुएं पर हम पुर चलाने आया करते थे, यही कुआं जो ऐसा चलता है पानी के लिए। दोनों उन्मत्त होकर, एकदम उत्साहित होकर, बछड़ों की भांति, कुल जैसे बछड़े, छोटे बछड़े करते ना, एकदम उछलते हैं, ऐसे बैल उछलने लगे। वह हमारा थान है जहां हम रहते हैं। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। डडियल पीछे पीछे दौड़ा चला आ रहा था। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था, धूप में बैठा था झूरी। बैलों को देखते ही दौड़ा और बारी बारी से दोनों को गले लगाया, आलिंगन किया उनसे। आंखों में जैसे मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। झूरी का हाथ दोनों चाटने लगे, ऐसा लगा जैसे उन्हें अपना पिता मिल गया हो। वही एक भाव यहाँ पर झलक रहा है। डडियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली और कहा, ये मेरे बैल हैं। झूरी ने कहा, छोड़ो, ये मेरे बैल हैं। डडियल ने रस्सी का, तुम्हारे बैल कैसे? मैंने मवेशी खाने से, मतलब कांजी हौज से मैंने इन्हें नीलामी में लिया है, तो तुम्हारे बैल कैसे हो गए? मैं तो समझा चुराई लिए आते हो, चुपके से चले जाओ। मेरे बैल वो कह रहा, मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे, मेरे बैल हैं, मैं नहीं बेचूंगा। किसी को मेरे बैल में नीलाम करने का क्या अख्तियार, क्या अधिकार? अख्तियार शब्द मतलब अधिकार। जाकर थाने में रपट मतलब रिपोर्ट कर दूंगा। मेरे बैल हैं, इसका सबूत यह है कि ये मेरे द्वार पर खड़े हैं, ये मेरे हाथ को चाट रहे हैं, इसका सबूत यही है। ये मेरे दरवाजे पर खड़े हैं, अपनी जगह पर खड़े हैं, अर्थात ये मेरे बैल हैं। डडियल झल्ला कर गुस्से में बैलों को जबरदस्ती पकड़ के ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। वो गुस्से से भरे ही थे ये लोग मुझे फिर ले जाएंगे। सींग चलाया और डडियल के पीछे हटा। डडियल पीछे हटा। इतना उसने उसको दौड़ाया, इतना दौड़ाया, तब तक दौड़ाया जब तक कि वो गांव से बाहर ना निकल गया। रास्ता देख रहा था खड़ा, फिर भी देखता रहा मोती, ये डडियल वापस तो नहीं आ गया। वो डडियल जब लौटा नहीं, थोड़ी देर हो गई, तब मोती वापस आया। गालियां निकाल रहा था, पत्थर दूर से, जो डडियल था वो दूर से पत्थर फेंक रहा, गालियां दे रहा कि ये लोगों ने बैल ले लिए, मुझे दे नहीं रहे। और मोती विजयी शूर की भांति, एक विजयी वीर की भांति क्या कर रहा था, रास्ता रोके खड़ा था, तू आ, मैं तुम्हें देखता हूँ। इस तरीके से गांव के लोग ये तमाशा देखते थे और हंसते थे कि देखो जरा प्रेम, देखो बैलों का अपने मालिक के प्रति, अपने घर के प्रति। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, डडियल का रास्ता देख रहा था, वह धमकियां दे रहा था, गालियां दे रहा था, सब कुछ हो रहा था। गांव के लोग भी तमाशा देख रहे थे। जरा देर नांदों में खाली भूसा चौकर भर दिया गया। दोनों मित्र खाने लगे, भर दिया कि भैया आप खा लो, बहुत समय के भूखे थे, कमजोर हो चुके थे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था, उनकी पीठ को सहला रहा था बड़े प्यार से। 20 लड़के, मतलब कई लड़के वहां पर ये खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उत्साह सा मालूम हुआ, सब उत्साहित थे। उसी समय मालकिन ने आकर, झूरी की पत्नी ने आकर दोनों को गले लगा लिया और दोनों के माथे चूम लिए, क्योंकि अब उसे भी ये विश्वास हो गया था कि ये बैल मेरे हैं। इतना प्रेम है, जब इतना प्रेम करते हैं ये, इतनी बार जाने के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद, इतने दुबले होने के बाद भी ये मुझे आज भी हम लोगों को प्रेम करते हैं, तो इन बैलों को हमें छोड़कर इनको कहीं नहीं देना है, ये हमारे हैं और हमारे ही रहेंगे। और वो चूमती है, प्रेम से उनका आलिंगन करती है और दोनों बैल जो है वो अपने घर तक एक विद्रोह करने के बाद भी पहुंच जाते हैं, स्वतंत्रता प्राप्त कर लेते हैं और बड़े मजे से खली और भूसा को खाते हैं।
तो आपने देखा किस तरह प्रेमचंद जी ने 2 बैलों के माध्यम से हमें ये बता दिया कि स्वतंत्रता के लिए संघर्ष तो करना ही पड़ता है, किंतु इसकी आशा कभी नहीं छोड़नी चाहिए। यदि आपने संघर्ष किया है, मेहनत की है, तो सफलता मिलेगी। तो बैलों के माध्यम से, पशु के माध्यम से लेखक ने हम मनुष्यों को सीख दी है कि जब पशु ये कर सकते हैं, विद्रोह कर सकते हैं अपनी जान की परवाह किए बिना, तो हम तो मनुष्य हैं, हमें तो ज्ञान भी है, हमारे तो हाथ पैर भी हैं और हम आवाज़ उठा सकते हैं। जबकि वो मूक पशु थे, आवाज़ नहीं उठा सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने हिसाब से, अपने तरीके से, अपने ढंग से विद्रोह किया और दोनों वहाँ पहुँच गए जहाँ उनका मन लगता था। तो ये पूरा पाठ आपने सुना, ये पूरी कहानी आपने सुनी। अब आप जानते ही हैं कि जब भी इसके प्रश्न बनते हैं तो लघुत्तरीय प्रश्न भी बनते हैं। लघुत्तरीय कहना चाहिए तो आपके ऑप्शनल हो जाते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न कई बार ऑप्शन में भी आ जाते हैं, वो वस्तुनिष्ठ हो जाते हैं, और कई बार एक शब्द में उत्तर पूछा जाता है तो वो लघुत्तरीय हो जाते हैं। तो बहुत सारे छोटे छोटे लघुत्तरीय बनते हैं। मैं तो आपको बस कुछ ही लेकर आई हूँ अभी कि किस प्रकार के बन सकते हैं। मेरा यहाँ पर ये बताने का तात्पर्य है, आपको क्या उद्देश्य है मेरा कि किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। बल्कि पाठ से संबंधित आपको प्रश्नों की एक श्रृंखला लाई जाएगी, जिस पर एक पाठ से संबंधित आपसे कई छोटे छोटे प्रश्न किए जाएंगे कि इस तरीके के प्रश्न वस्तुनिष्ठ हो सकते हैं, किस तरीके से आपसे घुमाकर प्रश्न पूछा जा सकता है, वो आज यहाँ पर दिखाएंगे। आपके अभ्यास के भी प्रश्न होंगे और उन अभ्यास से संबंधित किस प्रकार का प्रश्न बन सकता है वो भी यहाँ पर आपको बताया जाएगा। तो देखिए कि लघुत्तरीय प्रश्न में किस प्रकार का प्रश्न आ सकता है या हो सकता है। 2 बैलों की कथा पाठ के लेखक का नाम बताइए। वो कहानीकार भी कह सकते हैं, वो लेखक भी कह सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं। तो 2 बैलों की कथा पाठ के लेखक कौन थे? अभी थोड़ी देर पहले नाम भी लिया कि किन्होंने स्वतंत्रता के लिए कहा है कि संघर्ष करना चाहिए। तो कौन है वो? मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद इनके लेखक हैं 2 बैलों की कथा के। अगला आया था, पाठ की शुरुआत में ही था कि बछिया के ताऊ की पदवी किसको प्राप्त है। बछिया का ताऊ किसको कहा गया? ऐसा हमने एक नया पदवी सुनी थी, नई संज्ञा सुनी थी कि बछिया का ताऊ भी किसी को कहा गया था। तो बछिया का ताऊ कहा गया था बैलों को, बैल के लिए बछिया का ताऊ। और बछिया आप समझ पा रहे हैं, मैं बछिया शब्द बता चुकी हूँ कि गाय ने जिसको जन्म दिया है वो बछिया फीमेल और बछड़ा हो तो मेल, है ना। तो बछड़ा और बछिया ऐसे कहते। तो बछिया के ताऊ, अब बछिया के ताऊ हों, बछड़े के ताऊ होंगे तो ताऊ बैल ही। हीरा मोती के मालिक का क्या नाम था? हीरा मोती के मालिक का नाम तो आपको याद होना चाहिए। पूरी कहानी उन 2 बैलों पर और किसके प्रति उनको इतना प्रेम था उन पर आधारित है। तो हीरा और मोती के मालिक का नाम था झूरी काछी। जो काछी है ये उनका सरनेम है, तो झूरी काछी। अब देखिए ये तो 3 हो गए। मैंने इस प्रकार 5 प्रश्न यहाँ पर अभी आपको दिए। सिर्फ 5 प्रश्न सिर्फ इसीलिए कि ये प्रश्न ऐसे बन सकते, अभ्यास के लिए प्रश्न आएंगे आपके पास। गया के घर से जब दोनों बैल भागे तो उनके गले में क्या लटक रहा था? याद रखिएगा, गया कौन था? कहानी में ये भी आ सकता है, गया कौन था। देखिए मैंने बातों बातों में प्रश्न बना लिया आपके लिए, गया कौन था। और मैं आपसे पूछ भी रही हूँ गया कौन था। गया वो गया वाला गया नहीं कि गया, यहाँ पर ये झूरी का साला जो था वो गया था, झूरी की पत्नी का भाई, है ना। और भाई अब पत्नी का भाई है तो क्या करेंगे, हम उसका विरोध नहीं कर सकते हैं, है ना। पत्नी का भाई है भाई, पत्नी के भाई का हम विरोध करेंगे तो हमारा झगड़ा हो जाएगा। तो वहाँ उसने भी विरोध नहीं किया। जान से प्यारे बैलों को जब उन गया के यहाँ भेजा जा रहा था ना, तब भी बेचारा झूरी जो था वो शांत था, दुखी था, लेकिन कुछ बोल नहीं सकता था। तो यहाँ पर अब ये इससे तो याद हो जाएगा, गया मतलब गया, झूरी का साला था गया। तो यहाँ गया के घर से जब दोनों बैल भागे तो उनके गले में क्या लटक रहा था? दोनों बैल भागे। अब बताइए बैलों के गले में क्या होता है? रस्सी होती है। अब उस रस्सी को, जैसे आपने डॉगी को पाला हुआ है, कितने सुंदर सुंदर आप पट्टे लाते हो, है ना, बड़ा सुंदर लाएंगे, कुछ दिन बाद हम बदल देंगे, कुछ और उसमें डिज़ाइन होनी चाहिए, कुछ उसमें ज़्यादा होल जैसे भी डिज़ाइन होती वो होनी चाहिए, है ना, रंग बिरंगा कुछ होना चाहिए, अलग प्रकार का होना चाहिए। तो हम अपने पशुओं को, अपने पक्षियों को, जिनको हम अपने घर में पाल के रखते हैं, और आपने तो कई बार देखा है ना, अभी सर्दी का समय आने वाला है तो हम देखते हैं कि जो डॉगी है ना उनको भी कपड़े पहना लिए हैं। आपकी टी शर्ट जो निकली, उस टी शर्ट को, यदि छोटे की है, वो छोटा है डॉगी तो कोई छोटी टी शर्ट घर में छोटे बच्चे की देखी गई, है ना, तो उनको नए नए कपड़े पहनाए जाते हैं। तो ऐसे ही जब घर में गाय या बैल होते हैं
और आप हाँ डॉगी को आप चैन भी बांधते हो, चैन भी बड़ी सुंदर सुंदर लेकर आते हो, हम बदल देंगे, कुछ दिन बाद और दूसरी लाएंगे, दूसरा पट्टा लाएंगे। तो जब बैलों के गले में, अब उस समय पट्टा, इनके गले में पट्टा नहीं पड़ता ना, पट्टा मतलब वो तो सीधा आप डॉगी के गले में डालोगे। तो बैलों के गले में जो रस्सी बनती थी, तो लोग उस रस्सी को भी कई तरह के सजाते थे, कुछ तो सादा बांध दिया, लेकिन कुछ उसमें रंग बिरंगे ऐसे फुंदने टाइप के लगाते थे। तो रंग बिरंगे फुंदनों से जो बना रस्सा होता था, जो रस्सी होती थी, रस्सा इसलिए मैंने बोल दिया कि मोटा है, तो रस्सी या रस्सा, अब गाय बैलों को खींचना है जोर से, तो हम रस्सी तो नहीं बांध सकते ना, थोड़ा मोटा रस्सा जैसा बांधेंगे। तो क्या है ये, उनको जो बांधते थे उनके गले में, तो वो कैसा था, वो क्या लटक रहा था, उसको क्या कहेंगे आप, रस्सी यहाँ पर संबोधित नहीं किया गया। उसके लिए कुछ और कहा गया है जो कि चमकीला भी है, कुछ फुंदनों से जड़ा हुआ है, उसको कहते हैं गराव। गराव है ना। तो गराव जो होता है वो बंधा होता है बैलों के गले में, वो भी कैसा होता है, बड़ा सजा हुआ होता है। अब दोनों बैलों को कहाँ बंद किया गया था। कहानी इतनी मार्मिक है और इतनी मार्मिकता से हर हाव भाव के साथ मैंने तो कोशिश की थी कि आप तक कहानी पहुंच जाए, और ऐसा मुझे विश्वास है कि कहानी पहुंच गई होगी, है ना। थोड़ी देर पहले हमने कहानी पढ़ी है तो ऐसा है कि कहानी पहुंच गई होती, क्योंकि पहुंच गई होगी, क्योंकि मेरी ये भावना थी कि ये भावनात्मक तरीके से आप तक जाए। तो कौन सी जगह थी जहां उन दो बैलों को बंद कर दिया गया था, कई दिन तक बंद रहे थे वो। जहां पर, एक और हिंट देती हूँ, ऐसा भी आ सकता है आपको, ऐसा कौन सा स्थान था जहां पर बैलों ने अन्य जानवरों की मदद की थी। और भी बन सकता है प्रश्न, ऐसा भी आ सकता है कि ऐसा कौन सा उनको बैलों को सजा के तौर पर किस स्थान में बंद किया गया था, कि किस स्थान पर बंद किया गया था। 3 प्रश्न बनाए मैंने, अभी 2 प्रश्न मैंने बनाए, एक बना हुआ है, दोनों बैलों को कहाँ बंद किया गया था, अथवा दूसरा प्रश्न बन सकता है कि दोनों बैलों को सजा के तौर पर कहाँ बंद किया गया था या कहाँ रखा गया था। और तीसरा अथवा में बन सकता है इस प्रकार का प्रश्न कि वो कौन सी जगह थी जहाँ बैलों ने अन्य जानवरों की मदद की थी। ये क्या हो गया, सकारात्मक तरीके से हो गया। हम सोचने भी लग जाएंगे कहाँ मदद की थी, कहाँ मदद की थी, है ना। तो ये क्या, और उत्तर एक ही जाएगा। प्रश्न आपको कई तरीके से पूछ सकते हैं, वो उत्तर एक ही जाएगा। तो कहाँ बैल बंद हुए थे जहाँ उन्होंने मदद भी की थी, और सजा के तौर पर कांजी हाउस में बैल बंद हुए थे। ये तो अभी सिर्फ मैंने आपको एक उदाहरण के तौर पर 5 प्रश्न बताए हैं कि इस तरह के प्रश्न बन सकते हैं, और आप इन प्रश्नों को कर सकते हो, बशर्ते आपने बहुत अच्छे से कहानी रटी हो, कहानी को समझा हो, कहानी को कल्पनाओं में सोचा हो कि अच्छा बैल होंगे तो ऐसे होंगे, ऐसे रहे होंगे, वो विद्रोह हुआ होगा। तो अब आप किसी भी बैल को देखोगे ना, तो आपके दिमाग में वो शायद हीरा मोती चला गया, यदि वो गुस्से में आपकी तरफ आ रहा है या गुस्से में उसकी लड़ाई हो रही है किसी से, तो आप सोचोगे अच्छा ये हीरा मोती की कहानी तो मैंने पढ़ी थी, 2 बैल लड़ रहे, लेकिन हीरा मोती लड़ते नहीं थे, लेकिन जैसी थोड़ी गुपचुप लड़ाई हो जाती है ना मित्रों में, वैसी उनमें भी कभी कभी हो जाया करती थी। तो आप यदि कल्पना कर सकते हैं और ध्यान से उनको सुन सकते, क्योंकि मुझे तो वो कहानी बिल्कुल रट चुकी है बहुत अच्छे से। हीरा मोती की कहानी तो अब कोई नींद में भी पूछ ले तो ऐसा आपको याद हो जानी चाहिए। हाँ, आप ये सोचेंगे कि आप टीचर हैं तो आपको तो याद होगी, हम कैसे, बिल्कुल, क्योंकि कभी ना कभी ये कहानी मैंने भी पहली बार पढ़ी होगी। तो इस कहानी को याद करना बहुत आसान है, कहानियों को एक्चुअली याद करना ही आसान है। यदि उसको आप कल्पना के सागर में डुबोकर, बिल्कुल डूब कर आप उसे सोचते हैं तो आप कहानी को याद कर सकते हैं। वो कहानी याद, तो प्रश्नों के उत्तर तो आप कहीं से भी पूछ लो हमसे प्रश्न बनाकर, हम यूं जवाब दे देंगे। तो अब यहाँ पर हम यूं जवाब के लिए आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पर। ये प्रश्न आपके अभ्यास का ही है, इसमें कोई फेरबदल नहीं किया गया है कि कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी। हाजिरी का मतलब होता है अटेंडेंस लेना, उपस्थिति दर्ज करना, है ना। तो क्यों अटेंडेंस ली जाती होगी उन पशुओं की, आप सोच सकते हैं क्या होता होगा। आपकी भी अटेंडेंस क्लास में ली जाती है, क्यों ली जाती है। यदि आप स्कूल वाहन से जा रहे हैं तब भी अटेंडेंस ली जाती है, आप अपने वाहन से जा रहे हैं तब भी ली जाती है। क्यों ली जाती है, ताकि ये पता चले कि कितने बच्चे उपस्थित हैं, कितने उपस्थित हैं, कितने अनुपस्थित हैं। जो अनुपस्थित हैं तो उनका पता लगाया जाए क्यों अनुपस्थित हैं। यदि क्लास में उपस्थित नहीं हो, ग्राउंड पर बच्चे हैं या किसी और लैब में बैठे हुए हैं या कोई एक्टिविटी स्कूल में चल रही है उसमें हैं, तो उनका पता लगाया जाए कि वो अगर इसको आए थे, किसी बच्चे ने कहा कि सर वो तो आया था पर वो क्लास में नहीं है, तो इस तरीके से देखा जाए आखिर ये बच्चा क्लास में क्यों नहीं, कहीं वंक तो नहीं कर रहा। अगर एक्टिविटी है तो ठीक है, और वंक कर रहा है तो पकड़ा जाएगा। तो शायद कुछ ऐसा इनका भी रहा होगा। अब ये बंक कैसे करेंगे, ये बंक नहीं करते हैं,
पशु क्या करते हैं, उनको आपने बंद करके रखा है जबरदस्ती का, और आपने गेट खुला छोड़ दिया, तो क्या करेंगे वो, आप किसी पूछने का इंतजार नहीं करेंगे कि क्या मैं बाहर जाऊं, वो तो जैसा उन्होंने गेट खुला देखा वैसे ही वो दौड़ लगा देंगे। तो कांजी हॉर्स में, अब ये मैंने इतनी सारी बातें क्यों बताई, ये उत्तर मैं तब बताऊंगी जब आपको उत्तर समझ आ जाएगा। एक उद्देश्य रहता है कि मेरा, कि पहले उत्तर यहाँ फिर उत्तर यहाँ। अगर उत्तर यहाँ है तो यहाँ लिखना तो बाएं हाथ का खेल है, आप दाएं से लिखते हो, आप बाएं से लिखते हो, किसी से भी लिखते हो, है ना, आप राइट हैंड से लिखते हो कि आप लेफ्ट से लिखते हो, या लेकिन यदि आपको प्रश्न यहाँ, उत्तर यहाँ याद हो गया, प्रश्न भी याद करना पड़ता है। कई बार क्या होता है कि प्रश्न याद होता है, हम उत्तर भूल जाते हैं, है ना, उत्तर तो भूलना स्वाभाविक, कई बार उत्तर याद होता है, हम प्रश्न भूल जाते हैं, ऐसा भी होता है कई बच्चों के साथ। तो अब हम विषय पर आते हैं। अब मुझे ये करवाना है कि आपके दिमाग में बैठे। तो जब कक्षा में उपस्थिति ली जाती, कोई बच्चा बंक तो नहीं कर रहा, कोई बच्चा यदि वो अपने व्हीकल से आए चला तो नहीं गया, आजकल स्कूलों में हालांकि ऐसे कुछ नियम और कैमरे वगैरह लगा दिए गए हैं कि बच्चे ऐसी हरकतें नहीं कर पाते हैं कि वो भाग जाएं स्कूल आकर भी, लेकिन फिर भी उपस्थिति ली जाती कि स्कूल के कहीं किसी कोने में छुपे बैठ के बंक तो नहीं कर रहे, गप्पेबाजी तो नहीं वहाँ पर कर रहे। तो कुछ कांजी हाउस में भी ऐसे ही होता होगा कि क्यों उपस्थिति ली जाती होगी, क्योंकि मैंने अभी कहा ना, गेट खुला तो जानवर भागा, ऐसा तो नहीं कोई भाग गया हो, और कई दिनों से बंद पड़े जानवर, ऐसा तो नहीं कि उन्हें कोई बीमारी हो गई हो, वो सुस्त पड़े हो, क्योंकि वो तो मूक है, और मूक पशु क्या बोलेगा, वो तो सुस्त पड़ जाएगा, डला रहेगा, आंख बंद कर लेगा। कुछ ऐसा ही उत्तर यहाँ पर है। कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी इसलिए ली जाती थी क्योंकि कांजी हाउस में से कहीं कोई पशु भाग तो नहीं गया, या फिर कोई किसी कारण से मर तो नहीं गया, कहीं कोई मतलब ऐसा कोई कीड़ा जिसे कह सकते हैं, मतलब सांप वगैरह कोई ऐसा तो नहीं कि अंदर गया हो, उसको काट दिया हो, तो किसी के भी कारण से मौत हो सकती है, ऐसा ना हो, उसे कोई बीमारी लग गई हो, उसे कहीं चोट लगी हो किसी कारण से, बहुत सारी परेशानियां होती हैं, गाय भी होती हैं तो गायों को भी कई परेशानियां होती हैं, तो किसी कारण से वो मर तो नहीं गया, बस यही कारण था कि भाग तो नहीं गया और मर तो नहीं गया, इसलिए वो क्या करते थे, उपस्थिति दर्ज करते थे, मतलब हाजिरी लेते थे। ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा पिछला। अब देखिए दूसरा प्रश्न है, जहां 2 अथवा दिख रहे होंगे आपको और 3 प्रश्न दिख रहे हैं, मतलब 3 प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, पर उसका उत्तर तो एक ही होगा, बस कुछ शब्दों में फेरबदल होता है। कहाँ होगा मैं अभी बताती हूँ आपको। पहले हम प्रश्न पढ़ते हैं। छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? बच्ची की बैलों के प्रति इतनी आत्मीयता क्यों थी? किस बात से बैलों को लगा कि इस घर में सज्जन का वास है? समझ पा रहे हैं आप? छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया, ये तो आपकी किताब में ही पूछा गया है आपसे, पर उससे भी घुमाकर आपसे पूछ सकते हैं कि बच्ची का बैलों के प्रति, मतलब बच्ची की बैलों के प्रति इतनी आत्मीयता क्यों थी, इतना प्रेम क्यों करती थी वो, किस बात से, मतलब ऐसी कौन सी बात हुई थी, किस बात, कोई ऐसी बात हुई होगी तो कौन सी ऐसी बात हुई थी, किस बात से ये पता चलता है, ये मतलब किस बात से बैलों को लगा, ऐसा कहा था बैल ने कि इस घर में सज्जन का वास है, कोई सज्जन यहाँ पर रहता है। और भी पूछ सकते हैं कि बैलों को छोटी बच्ची रोटियां खिलाने क्यों आती थी, या यूं भी कह सकते हैं कि बच्ची ने बैलों के रस्से को या रस्सी को या गराव को क्यों खोल दिया था। अब क्यों खोल दिया था, मैं लगभग देखो उत्तर वही जाता, मैंने कहा ना कुछ शब्दों का अंतर होता है, क्यों, क्योंकि, और बैलों को क्यों खोल दिया था, बैलों के प्रति उसे आत्मीयता थी और उसको भी लग रहा था कि बैलों का मन दुखी है, वो हमारे यहाँ रहना नहीं चाहते, वो जाना चाहते हैं, है ना, उन पर अत्याचार हो रहा है, और वो अत्याचार को समझ पाती थी क्योंकि वो भी क्या अत्याचार सहन करती थी, बहरों की की पुत्री थी और उसकी माँ सौतेली थी और सौतेली माँ उसे मारती थी, और कहीं ना कहीं बैल भी पिटते थे, तो उसको कितना क्या था, तीनों का वही है। देखो बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया क्योंकि बैल जिस प्रकार के अत्याचार से गुजर रहे थे, उसी प्रकार के अत्याचार से, मारपीट से वो बच्ची भी गुजरती थी, उस बच्ची का भी मन भर आता था जब उसे मार पड़ती थी, तो उसे यह एहसास हो चुका था कि किस तरीके का मन भर आता है, मन में दर्द हो जाए, भावनाएं कितनी कुचल दी जाती है, हमारी भावनाओं पर कितनी ठेस पहुंचती है, इससे उसमें प्रेम आ गया। इतनी आत्मीयता क्यों थी? बिल्कुल समान उत्तर है।
फिर किस बात से बैलों को लगा इस घर में सज्जन का वास है? जब वो लड़की एक एक रोटी लेकर दोनों के पास आती है और प्रेम से उसे खिलाती है, तो वो कहते हैं यहाँ पर सज्जन का वास है, यहाँ पर क्योंकि वो हमारे अत्याचारों से समझ पा रही है। तो यहाँ पर थोड़ा सा अंतर आएगा, लेकिन उत्तर आप देखिएगा तो क्या आप ऐसा उत्तर लिख पाएंगे तीनों में? छोटी बच्ची का बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया क्योंकि छोटी बच्ची की माँ सौतेली थी और वह बच्ची को मारती पीटती थी। वह समझती थी कि किस प्रकार की यातनाओं से शरीर और मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। वो समझ जाती है किसी को यातनाएं दी जाती हैं, परेशान किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है, तो उस व्यक्ति का केवल शरीर ही पीड़ित नहीं होता है, उस व्यक्ति का मन और मस्तिष्क दोनों और शरीर तीनों पीड़ित होते हैं। और किसी की कहते हैं कि किसी की पीड़ा व्यक्ति तभी समझ सकता है दूसरे की पीड़ा जब वो स्वयं उससे गुजरा हो, है ना। हम किसी से कह देते हैं ना हम तुम्हारा दुख समझ सकते हैं, आप तभी ये कह पाओगे अपने अंतर मन से जब आपको वो पीड़ा सहन की हो आपने। जब आपने जैसे किसी के मार्क्स कम आए और मम्मी ने डांटा, तो दो दोस्त कह रहे हाँ सही कह रहे हो, डांटा होगा मम्मी ने, मैं समझ सकता हूँ, मुझे भी ऐसे ही मार पड़ी थी, मुझे भी ऐसे ही डांट पड़ी थी। तो क्या वो समझ पा रहा है उसके दर्द को, है ना। तो हम तभी समझ पाते चाहे हम जीवन के किसी पड़ाव पर हों और चाहे हम बचपन की किसी क्रिया प्रतिक्रिया पर हों, तो वहाँ तभी समझ में आता है जब वो घटना हम पर गुजरी हो। तो बच्ची समझ पा रही थी, तो बच्ची का बैलों के प्रति प्रेम था, इसीलिए शायद उसकी आत्मीयता इतनी थी। और बैलों को भी इसी कारण से लगा कि यहाँ पर सज्जन का वास है। जब लड़की को उनके प्रति उसने प्रेम देखा तो क्या हुआ कि वह उसे क्या कहने लगा कि यहाँ घर में सज्जन व्यक्ति तो है कोई ना कोई। तो तीनों का उत्तर हमारा समान ही जाएगा और इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते। तो आप समझ गए होंगे कि यातनाएं आत्मीयता क्यों उमड़ आई थी, क्योंकि छोटी बच्ची की जो माँ थी वो सौतेली थी और सौतेली माँ से वो मार खाती थी, सौतेली माँ उसे मारती पीटती थी और ऐसा ही व्यवहार बैलों के साथ भी हो रहा था। तो बच्ची समझ पा रही थी कि जब अत्याचार होता है तो हमारे मन मस्तिष्क शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसी कारण से इस प्रकार वह दुखी देखकर बैलों को भी जब उसने दुखी देखा तो उसकी आत्मीयता उमड़ पड़ी, उसका प्रेम उसके प्रति आ गया। और जब वो प्रेम आया तो फिर हम अगली लाइन यहाँ, क्योंकि मैंने कहा ना कुछ पंक्ति में अंतर होगा, आपको एक लाइन फिर लगानी पड़ेगी। और इसी आत्मीयता के कारण, इसी प्रेम के कारण बैलों को लगा कि यहाँ पर किसका वास है, सज्जन का वास है। आगे देखिए, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं। नीति विषयक मूल्य होते हैं, नीति मतलब होती है हमें अच्छी बातें सीखने मिलती है, नैतिक मूल्य होते हैं जो हमें समाज में बहुत जरूरी होते हैं, जो हमारे जीवन में बहुत जरूरी होते हैं। तो इस प्रकार के वाक्यों को या इस प्रकार के किसी भी बात जब की जा रही है उस विषय को हम नीति विषयक कहते हैं। तो कौन सी ऐसी बातें थी, कौन से ऐसे बैलों के मतलब कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको लगी हैं कि वो नीति विषयक है। अब यहाँ पर और देखिए, अथवा में एक और पूछा गया कि बैलों के माध्यम से लेखक किन मूल्यों को बताना चाह रहा है। बात तो मूल्य की हो रही है, किन नैतिक मूल्यों को बताना चाह रहा है या किन मूल्यों को बताना चाह रहा है। बात एक ही है कि यहाँ पर वो क्या कहना चाह रहा है, क्या समझाना चाह रहा है बैलों के माध्यम से। कई बार ऐसा होता है कि लेखक लिखते प्रकृति के बारे में है और पूरा जो समझाना होता है वो हमारे लिए होता है। देखिए, आप देखते हैं कि आप टीवी देख रहे हो, टीवी में चाहे आप सीरियल देख रहे हो, आप रियलिटी शो देख रहे हो, आप कोई सी पिक्चर देख रहे हो, उसमें जिन कहानियों को बनाया गया है वो कहानियां हमारे समाज से ही ली गई हैं, हमारे बीच से ली गई हैं। देखिए, व्यक्ति तभी कल्पना कर सकता है जब उसके दिमाग में कोई थॉट आ जाए, कोई विचार आ जाए, तब तो वो कल्पना के सागर में डूबेगा। और वो विचार तभी आता है, आप किसी भी कवि की कविता या लेखक की लेखनी में देखिएगा, जब वो लेखक के लेख में जब वो अपनी लेखनी से लिखता है तो वो लिखता है कि मेरे साथ, अगर वो अपनी बात लिखता है तो वो ये लिखेगा कि मैंने ये घटनाएं देखी। और जब वो किसी कहानी को लिखेगा तब भी वो समाज में ऐसा होता आता है, ऐसा होता आया है, कि मैंने कभी ऐसा देखा था। मतलब कल्पना का सागर तभी उछाले भरता है जब उसने कुछ प्रत्यक्ष रूप से देख लिया हो, है ना। तो यहाँ पर देखिए कि किन मूल्यों की बात बैलों के माध्यम से कवि ने लेखक ने की है। यहाँ पर सबसे पहले ये कि कौन कौन सी नैतिक मूल्य विषयक मूल्य उभर कर आए हैं। तो दूसरा प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि बैलों के माध्यम से लेखक ने किन मूल्यों की को बताना चाह रहे हैं जो मनुष्य में भी होना चाहिए। मनुष्य में किन बातों का होना आवश्यक है जो बैलों के माध्यम से लेखक ने बताया है ना। बैलों ने अपने व्यवहार से किन नीति विषयक मूल्यों को हमारे सामने रखा है। दो तो मैंने लिखे हैं, पर दो मेरे दिमाग में अभी अभी आ गए कि किस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है।
उत्तर देखते हैं, एक बार उत्तर यहीं पढ़ते हैं फिर उत्तर देखते हैं। मैंने कहा ना पहले यहाँ और फिर यहाँ, या आप क्लिक करोगे तो फिर वहां पर। कहानी बैलों कौन कौन से नीति विषयक मूल्य आए थे? तो बैलों में क्या था? आपसी प्रेम था, आपसी सामंजस्य था। वो स्वयं के बारे में कम और दूसरे के बारे में ज्यादा सोचते थे। जब वो अपनी जान, जिनकी जान फंस गई थी, अब कांजी हौस की याद करो आप, जब कांजी हौस में वो लोग फंस गए थे और वो खुद नहीं निकल पा रहे थे क्योंकि वो हीरा नहीं निकल पा रहा था, तो उन्होंने क्या सोच लिया कि चलो हम तो यदि फंस गए तो फंस जाने दो, लेकिन हमारे बाकी जो जानवर यहाँ थे, गाय थी, बकरियां थी, भैंसें, गधे, इन सबको को तो घोड़े, इन सबको तो कम से कम हमने निकाल दिया, इतना तो हमसे मदद हो गई, ये तो कम से कम हमें आशीर्वाद देंगे। तो वो इस बात पर विश्वास करते थे कि हमारी जान नहीं बच पाई पर मेरे कारण या मेरे द्वारा किसी और की जान तो बच गई, उसमें ही हमारे लिए बहुत है। ये बातें थी। मतलब यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है कि पशु होने के बाद भी उन्होंने अपनी ये भावना नहीं छोड़ी, और हम मनुष्य होकर भी क्या हम ये भावना छोड़ दें? हमारे अंदर मनुष्यता होना तो ये ईश्वर का दिया हुआ वरदान है। यदि ईश्वर ने हमें मनुष्य बनाया है तो हमारे अंदर इतनी तो आत्मीयता होनी चाहिए कि यदि सड़क पर कोई दुर्घटना घट जाती है तो वीडियो बनाने से अच्छा पहले उस दुखित जो व्यक्ति है, जो ग्रसित व्यक्ति है, जिसकी दुर्घटना हुई है, दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति, उसको समय पर हम हॉस्पिटल तो पहुंचा दें, उसको हम एम्बुलेंस तो बुला दें, उसके घर में यदि पता लगता है तो फ़ोन तो कर दें। और हम क्या करते हैं कि वहाँ पर वीडियो बनाने लग जाते। तो क्या अंतर हुआ? आप अंतर समझ पा रहे हैं? एक वो दो हीरे मोती और दूसरे मनुष्य। कहाँ गढ़ना, कहाँ रखेंगे हम अपने आप को? तो यहाँ पर बात की है प्रेमचंद जी ने। इन्हीं दुखित घटनाओं को शायद उनने उस समय जरूर ये कैमरा और ये वीडियो कॉलिंग और ये फोटो क्लिक करना, इस प्रकार के एंड्रॉयड फ़ोन ना रहे हों, लेकिन कहीं ना कहीं लोग जब आपस में लड़ भिड़ जाते, झगड़ जाते, तो वहीं प्रेमचंद ने इन घटनाओं को देखा होगा कि हम तो आपस में ही लड़ जाते, कोई मर रहा हो, दुखी हो रहा, ठीक है इसने मेरे साथ गलत किया था, जाने दो। पर उन भेड़ बकरियों से, उन बैलों से, उन भैंसों से इनकी क्या उनका आत्मीयता थी? ये तो केवल हीरा मोती आपस में ही प्रेम करते थे एक दूसरे को, ये दोनों एक दूसरे को जानते थे, वो तो उनके लिए अनजान थे, पर उन दोनों ने उनकी भी मदद की। तो ये नीति विषयक ऐसे कुछ मूल्य मैंने बताए और हम देखते हैं अपने उत्तर में कि ये इस प्रकार के मूल्य हमारे सामने रखे हैं कि हमें आपस में सामंजस्य, कोऑर्डिनेशन जिसे आप अंग्रेजी में कहते हैं, सामंजस्य बना के रखना चाहिए। हमें लोगों के प्रति आत्मीयता का भाव होना चाहिए, हमें आपस में एक दूसरे की मदद भी करनी चाहिए। तो ये कुछ बताए मैंने, अब कुछ हम यहाँ देखते हैं। कहानी में बैलों के माध्यम से निम्न नीति विषयक मूल्य उभरकर सामने आए हैं। पहला है, मित्रों की परेशानी के समय मदद करनी चाहिए। मित्रों की मदद करनी चाहिए कब? जब वो परेशानी में हों। और सच्चा मित्र वही है जो आपका परेशानी के समय आपकी मदद करे, क्योंकि जब आपके पास संपत्ति होती है, कई श्लोक बनाए गए हैं, जब व्यक्ति के पास संपत्ति होती है तो कोई भी उसका मित्र बन जाता है, किंतु परेशानी के समय, विपत्ति के समय यदि आपकी कोई मदद करता है तो वही सच्चा आपका मित्र होता है। और हो सकता है उस समय कोई दुश्मन जिससे आपकी लड़ाई हो गई और वो आके मदद कर दे कि लाओ भैया मैं कर देता हूँ ये काम, मैं हूँ तुम्हारे साथ, तो वो उस समय आपका दुश्मन थोड़ी रह जाएगा। उन मित्रों से वो कहीं बढ़कर हो जाएगा जो रोज आपके साथ गपशप लड़ाते हैं, आपके साथ चाट चौपाटियों में जाते हैं, लेकिन परेशानी आने पर वो आपके साथ नहीं खड़े, तो वो आपके मित्र नहीं है। तो जब भी आपके मित्र परेशानी में हों तो आप उनकी मदद अवश्य करें। स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते रहना चाहिए। ये एक नीति मूल्य बात यहाँ पर भी है कि स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, और स्वतंत्रता तो हमारे भारत को जो स्वतंत्र किया गया, आज इतने साल हमारे भारत देश को स्वतंत्र हुए हो गए, तो हम भी कहीं ना कहीं स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं। तो प्रत्येक अपनी बात को रखने के लिए हमें स्वतंत्र होना चाहिए और स्वतंत्रता से कहनी भी चाहिए। यदि किसी कारण से हम नहीं कर पा रहे तो हमें अपने संघर्ष को जारी रखना चाहिए, हमें गुलाम नहीं बनना चाहिए। तो इन बातों को भी कहाँ बताया गया है? ये पाठ में बताया गया है बैलों के माध्यम से, क्योंकि उस समय की दुर्दशा का वर्णन प्रेमचंद जी ने बैलों के माध्यम से किया है। जिनसे प्रेम रखते हैं या जो हमें प्रेम देता है, यदि आपको किसी से प्रेम है लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति है, देखिए एक आप हो जो आप किसी से बात करना चाहते हो, आपको सुकून मिलता है उससे बात करके, पर कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो आपसे बात करके सुकून प्राप्त करता है, तो दोनों को आपको आदर देना चाहिए। जिससे प्रेम मिलता है वो, और जिसको आप प्रेम देते हो वो भी। तो व्यक्ति को जिनसे प्रेम रखते हो या जिससे हमें प्रेम प्राप्त होता है उनका कभी निरादर नहीं करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। आपसी सामंजस्य होना चाहिए। मैंने आपको बताया कि हमारे बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। परेशानी में केवल स्वयं की ही नहीं बल्कि सभी की मदद करनी चाहिए। कांजी हौस की यहाँ पर घटना की वर्णन बात छोटे रूप में की गई है कि जब परेशानी में यदि कोई है तो स्वयं की, जब हम सब परेशानी में हैं तब केवल अपनी नहीं,
दूसरों की भी मदद करनी चाहिए। और कोविड के समय में हमने ये बहुत अच्छे से देखा है, लोगों से जितना बन पड़ा जाने अनजाने में, और पहचान वाले हों या अनजान व्यक्ति हों, व्यक्तियों ने मदद की है। तो ये इस तरीके की कुछ नीति और भी जो बातें आपको लगती हैं कि इसमें आप जोड़ सकते हो पाठ के अंतर्गत, तो आप स्वतंत्र हैं, आप इसमें और भी जोड़ सकते हैं। आपको समझ में आया होगा कि कौन से नीति विषयक मूल्य हैं। तो परेशानी में मदद करना, प्रेम देने और लेने दो, मतलब जो हमसे प्रेम करे हमें उसका आदर करना चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते रहना चाहिए और परेशानी में सबकी मदद करनी चाहिए। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ दिया था। एकदम पारंपरिक जो चला रहा है वो रूढ़ होता है। तो पारंपरिक जो नाम दिया गया, गधा मतलब मूर्ख, हम किसी व्यक्ति को भी कह जाते तुमसे नहीं बना, गधे हो। तो गधा का हमने क्या अर्थ लगा दिया, मूर्ख। उसको आपको मूर्ख ना कह के आपने गधा कह दिया, वो समझ गया कि ये मुझसे मूर्ख कहना चाह रहा है। तो रूढ़िवादी हो गया ना, ये तो परंपरा से चला आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए आगे क्या कहा है, मूर्ख का प्रयोग ना कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है। यहाँ पर मैंने आपसे कहा कि प्रेमचंद्र की लेखनी आपके सकारात्मकता की तरफ जा रही है, नेगेटिविटी वो नहीं दिखा रहा है। यदि नेगेटिविटी दिखाया है वहां पर तो उन्होंने सज्जन का वास बता दिया है। यदि गया ने मारा है तो एक लड़की ने संभाला भी है। तो कहीं ना कहीं सकारात्मकता का प्रयोग है। उनकी लेखनी इतनी सरल, इतनी शुद्ध और इतनी परिष्कृत है कि वो नहीं चाहते कि हमारा पाठक कोई भी नकारात्मकता की तरफ जाए। तो गधे को मूर्ख ना कहकर कोई नया अर्थ की तरफ संकेत किया है। तो सोचिए आप, और क्या उन्होंने कहा था। गधे में कौन कौन सी विशेषताओं का उन्होंने वर्णन किया था। गधा सीधा होता है, अविद्रोही होता है, संतोषी स्वभाव का होता है, क्रोधी नहीं होता है वो। और ये सारे गुण लेखक ने किस में देखे हैं, संत में देखे हैं। देखिए जरा क्या बोलते हैं यहाँ पर लेखक। प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की स्वभावगत शांत, विद्रोह से दूर, प्रत्येक परिस्थिति में संतुष्ट रहने वाला, सीधापन आदि की विशेषताओं के आधार पर उसका मूर्ख ना कहकर उसको ये कहा गया है कि मतलब मूर्ख ना कहकर उन्होंने संत कहा है। क्योंकि ये सारी विशेषताएं, सीधापन होना, परिस्थिति में संतुष्ट होना, ये सारी विशेषताएं, विद्रोह ना करना, ये संतों के गुण होते हैं। ये विद्रोहियों के गुण नहीं होते हैं जो विद्रोह करते हैं। जब संतों के गुण इस प्रकार के हैं तो जो हमारा गधा है, हम गधे को मूर्ख कैसे कह सकते हैं। मूर्ख कह ही नहीं सकते हम, ये प्रेमचंद की भाषा में। और जब उन्होंने इतना अच्छा सिखा दिया है तो आगे से हम भी याद रखेंगे, नहीं गधा तो हमारा बहुत ही अच्छा जानवर है, विद्रोह नहीं करता। तो कितनी अच्छी बातें कही हैं कि गधे में सीधापन है, विद्रोह नहीं करता, संतुष्ट रहता, और ये सारे के सारे गुण एक संत में विद्यमान होते हैं। तो गधे को हम गधा ना कह के, मूर्ख ना कह के एक संत की श्रेणी में रख सकते हैं। उसको हम, भले आप वो तपस्या वाला संत ना कहो, लेकिन हम उनके गुणों को तो मान सकते हैं। ये गुण तो संत में भी होते हैं, फिर इसको क्यों मूर्ख कहा गया। हम अच्छा जानवर तो कह सकते थे ना इसको। हम जैसा गाय और बैल के लिए हम गाय और बैल कहते हैं, कोई सीधा होता है तो हम गाय कह देते हैं कि बिल्कुल गऊ है वो। तो इसका प्रयोग मूर्ख के लिए क्यों। इसीलिए यहाँ पर लेखक ने हमारी थोड़ी विचारधारा को परिवर्तित करने का प्रयास किया है कि ऐसा मत सोचा करो। तो यहाँ आपको समझ में आया। अगला प्रश्न है, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी, अथवा हीरा और मोती की दोस्ती की कुछ विशेषताएं बताइए। बताइए, दोनों प्रश्न एक से, उत्तर एक से ही जाएगा। एक में तो बताया है कि घटनाओं को बताइए और एक में बताया विशेषताएं बताइए। हम विशेषताएं बताएंगे तो घटनाएं अपने आप वर्णित हो जाएंगी। और थोड़ा सा पहले यही सोचते हैं, है ना। कौन सी घटनाओं में पता चलता गहरी दोस्ती थी। दोनों एक साथ बैठते थे, एक साथ खड़े होते थे, एक साथ भूसा खाते थे, अपने सींगों को आपस में जोड़ते थे, मतलब प्रेम आलिंगन करते थे, एक दूसरे को चाट कर वो एक दूसरे को प्रेम का बखान करते थे, प्रेम व्यक्त करते थे। ये उनका तरीका होता है प्रेम व्यक्त करने का। ये सारे गुण थे उनमें और ये सारी उनकी दोस्ती की विशेषताएं थी। और भी थी कि जब हीरा मुसीबत में पड़ गया तो मोती ने उसका साथ नहीं छोड़ा था। और जब मोती मुसीबत में पड़ गया था, याद करिए, जब वो चने के खेत में जाता है और चने खाने के लालच में खेत के बीचों बीच जाकर फंस जाता है, और तभी खेत का राखनहार जो आता है वो क्या कहता है कि मारने के लिए डंडा मतलब आड़ता है, और वो मोती हीरा से कहता है भाग जाए। हीरा कहता है नहीं, मैं तो नहीं भागूंगा, तुम वहां फंसे हो। मतलब भागने तो लगता है, दिखता है पलट कर कि अरे मेरा मित्र तो वही फंसा हो। वो लौट आता है, जो होगा दोनों को होगा। और दोनों का क्या होता है, कांजी हाउस में बंद हो जाते हैं। कांजी हाउस में जब हीरे की रस्सी मोती से नहीं कटती है तो हीरा कहता है मोती जाओ, मैं यहीं पड़ा रहूंगा, कोई बात नहीं है, तुम तो अपनी जान बचाओ,
तो वहाँ मोती क्या कहता है, अरे वाह, तुमने मुझे ऐसे ही समझ लिया, मैं तुम्हारा मित्र हूँ और मैं तो नहीं तुम्हें छोड़कर जाऊंगा। अगर मार खानी ही है और मरना ही है, पड़े रहना ही है, तो क्यों ना दोनों साथ में रहे, कम से कम बाकी जानवर तो बच गए। तो ये दोनों मित्रों ने दोनों के कठिन परिस्थितियों में अपनी जान की परवाह ना किए बिना दोनों मित्रों ने एक दूसरे की मदद की थी। तो ये उनकी विशेषताएं थी और ये विशेषताएं आपको बहुत रट गई होंगी, हमने बार बार इसका वर्णन किया है। देखिए वही लिखा हुआ है, क्या विशेषताएं थी, दोनों साथ में बैठते हो, खड़े होते थे, साथ में खली खाते थे, सींग जोड़कर प्रेम दर्शाते थे, एक दूसरे को प्रेम से चाटते थे, और जब मोती परेशानी में आया तो हीरा ने साथ दिया। एक और मैं जोड़ देती हूँ कि जब हीरा परेशानी में आया तो मोती ने साथ दिया था। कहने का तात्पर्य यहाँ पर दोनों मित्र परेशानियों में एक दूसरे के साथ बराबर खड़े रहते थे। ये तो बहुत सरल है, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा, क्योंकि दोनों मित्र तो हमारी नजर में अब प्रसिद्धि हो चुके हैं। किस घटना से, अगला है छठवां प्रश्न, किस घटना से पता चलता है कि हीरा के हृदय में औरतों के प्रति प्रेम था? एक और गुण था इनके अंदर, सोचिएगा आप जरा। प्रेमचंद्र ने उस समय की बात की है जहां पर इस पुरुष प्रधान समाज था और स्त्रियों की दुर्दशा होती थी। स्त्रियों को जहां पढ़ने लिखने पर, आपका आगे बढ़ने पर, घर से निकलने पर पाबंदी थी, जहां औरतों को निम्न स्तर में गिना जाता था, जहां औरतों के प्रति पुरुष आत्मीयता का व्यवहार ही नहीं रखते थे, उतना उन्हें प्रेम ही नहीं दिखाते थे, तो उस समय पशुओं ने देखिए क्या दिखाया है। पशु ने कहा है औरत के प्रति हमें अपने मतलब अस्त्र शस्त्र, पशुओं के अस्त्र क्या उनके सींग होते हैं, तो हमें औरतों पर हाथ नहीं उठाना है, हमें औरतों पर प्रहार नहीं करना है। ये औरतों के प्रति सम्मान के भाव थे। घटना घटी थी। ये घटना दिखाने से पहले आप भी जरा सोचिए कौन सी घटना थी जब उसने कहा था कि नहीं हम औरतों पर। गया के घर में जब दोबारा ये लाए गए थे तो गया ने गुस्से में दोनों को खली भूसा नहीं दिया, वो भी दिया तो सूखा ऐसे। तब इसको गुस्सा आ गया था मोती को, और बोला भी था वो कि क्या करूं, तो गुस्सा आ रहा है, किसी को पटक के मार दूं, किसी को गिरा दूं, क्या कहते हो मालकिन को गिराऊं? तो हीरा क्या कहता, नहीं, औरतों पर प्रहार करना हमारी जात में नहीं कहा गया है। ये जात मतलब जिस जात में हम हैं, जैसे हम मनुष्य पर्याय में हैं, हम मनुष्य जात के हो गए, वो त्रियंच पर्याय कहते हैं उसको, मतलब ये जानवरों की पर्याय में है, मतलब जानवर जात के वो हैं, तो वो क्या मतलब पशु जात के हैं, वो जान तो वो नहीं लेते हैं, पशु जात के हैं, तो उनको वो पशुओं के, वो कह रहे हैं हमारी जात में, हमारे स्वभाव में, हमारी कैटेगरी में ये नहीं है कि हम औरतों पर प्रहार करें। फिर मैं वहीं ले जाती हूँ कि पशु तो ये बात समझ रहा है कि हम औरतों पर प्रहार नहीं करते हैं, क्या मनुष्य ये बात नहीं समझ सकता कि औरतों की इज्जत करनी चाहिए? क्या मनुष्य की जात में ये शामिल नहीं है कि औरतों की इज्जत करनी चाहिए? एक पशु कह सकता है लेकिन प्रेमचंद की कहानी में कि हमें औरतों का सम्मान करना चाहिए, हम औरतों का सम्मान करते हैं, हम पिट जाएंगे, हम भूखे रह जाएंगे, लेकिन हम उस मालकिन की तरफ अपना कोई भी प्रहार नहीं करेंगे। कितनी बड़ी बात प्रेमचंद ने हमें एक कटाक्ष भी किया, यहाँ देखा जाए तो मनुष्य के लिए एक व्यंग किया है यहाँ पर मनुष्य के लिए। यदि आप समझ पाते हैं कि जब पशु इतना सोच सकता है तो मनुष्य को तो सोचना बनता है, और यदि मनुष्य नहीं सोच सकता है तो सोचिए कि क्या अंतर रह जाएगा पशु में और मनुष्य में। वो तो हमसे श्रेष्ठ हो गए और हमारी सोच तो छोटी हो गई। गणना करते रहिएगा, सोचते रहिएगा, बहुत कुछ सिखाया है हीरा और मोती ने हम सभी को। तो वो घटना हम देखते हैं, जो घटना मैंने अभी आपको बता दी है, उसी घटना का जिक्र है कि गया के घर में जब जबरदस्ती बैलों को लाया गया और उनकी शरारत के लिए उन्हें सूखा भूसा दिया गया, शरारत की थी, गुस्सा आ गया गया को, दिन भर मार मार कर उनको जोता गया। तब मोती ने ये कहा था आप तो किसी को मार गिराऊं, मालकिन को मारूं? तो हीरा ने कहा कि औरत जात पर सींग चलाना मना है। जो औरत की बिरादरी है, जो औरत जिस कैटेगरी में है, हम उस पर नहीं मार सकते उसको, हम अपने सींगों से उन पर प्रहार नहीं कर सकते हैं। यह कथन बताता है कि वे पशु होते हुए भी औरतों के प्रति अपना सम्मान रखते थे। ये जो बातें हैं ना, ये बहुत मर्मशील भी हैं, कटाक्ष करने वाली भी हैं, जहां पर हमें सोचने को हम मजबूर हो सकते हैं और हो जाना चाहिए। अगला 7वां प्रश्न है, गधा किस अर्थ में रूढ़ हो गया और क्यों? रूढ़ मतलब समझ गए ना, रूढ़ मतलब जो मूर्ख कह गया गधे को, है ना। हमने गधा कहा तो गधा मतलब तुरंत दिमाग में आ जाता, अच्छा मूर्ख, तो ये रूढ़ अर्थ हो गया जिसको हम बदल नहीं रहा, परंपरा से चला आ रहा है। हो गया और क्यों हो गया, मतलब क्यों उसको कह दिया कि ये गधा है? क्योंकि वो सहनशील है,
क्योंकि वो विद्रोह नहीं करता है, क्योंकि वो शांति से रहता है, क्योंकि वो सीधा है, क्योंकि वो आपको कभी मारता नहीं है, आपको कभी गुस्सा नहीं दिखाता है, वो कभी ना खाने की जिद नहीं करता है। इन सब गुणों के बाद भी उसको मूर्ख कह दिया गया, उसको गधा कह दिया गया। तो यहां पर लेखक ये शायद कहना चाह रहे हैं कि अगर इन सब बातों में व्यक्ति गधा है, यदि इन सब बातों के लिए व्यक्ति गधा है, तो बाकी फिर संसार में जो सीधे व्यक्ति होते हैं, जो ईमानदार होते हैं, जो विद्रोह नहीं करते हैं, जो अपनी बात सामने वाले की बात मानकर काम करने में लग जाते हैं, तो क्या वो व्यक्ति गधे हैं? तो आज के समाज में शायद प्रेमचंद ने ये कटाक्ष किया है कि आज के समाज में शायद यही हो रहा है, और उस समय की बात की और अब तो ये बढ़ता जा रहा है। आज लोग बेईमानी की तरफ भाग जाते हैं, भैया बेईमानी से पैसा कमाने लगते हैं, लोग विद्रोह कर देते हैं, जरा जरा सी बात पे नाराज होके विद्रोह कर देते हैं, धरना रख देते हैं, धरना प्रदर्शन कर देते हैं। कारण क्या है? क्योंकि लोगों के अंदर सहनशीलता खत्म हो चुकी, वो विद्रोह बन गए, खुखार बन गए। तो यहाँ पर देखिए, जब गधा ये है तो गधा शायद इसीलिए कहा गया क्योंकि लोग, सामान्य लोगों की, लोग क्या करते हैं, इस तरीके की लोगों की परवाह करना लोगों ने छोड़ दिया है। मनुष्य मनुष्य का दुश्मन है। गधा बेवकूफ अर्थ में रूढ़ हो गया, बेवकूफ बोला गया, गधा मूर्ख बेवकूफ, क्योंकि वह सीधा, शांत, अविद्रोही, संतोषी होता है। और वर्तमान समय में ऐसे स्वभाव वाले जानवर और व्यक्ति को मूर्ख कह दिया जाता है। ये लोगों के अंदर की, ये लोगों की सोच की विडंबना है। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति को बोलना नहीं आता, कुछ उसके संस्कार होते हैं। सीधा होना उसका स्वभाव हो सकता है, पर उसकी कमजोरी नहीं हो सकता है। सीधा वो इसलिए रह जाता है कि शायद वो अपने से बड़े का अपमान न करना चाह रहा हो, शायद वो ये चाह रहा हो कि काम अच्छे से हो जाए। बहस करने से कोई मतलब नहीं। एक श्लोक है संस्कृत में, मैं सिर्फ आपको अर्थ ही बताऊंगी कि मूर्खों के साथ और बच्चों के साथ और बुजुर्गों के साथ हमें कभी भी बहस नहीं करनी चाहिए। देखिए, मूर्ख व्यक्ति से बहस करने का कोई मतलब नहीं, वो समझते नहीं है। बुजुर्ग इतनी उम्र अपनी पार कर चुके हैं, उनको अनुभव हो चुका है, यदि आप उनसे बहस करोगे ना तो बुजुर्ग दुखी हो जाते हैं हमारी पीढ़ी को देखकर कि ये कैसे बच्चे हैं, इन्हें अपने बुजुर्गों की बात जो हम इतने सालों से हम सीखते चले आ रहे हैं उन्हें सुनना नहीं है। तो उनको दुखी करने का कोई मतलब नहीं। जब वो कह देते हैं ऐसा है, तो ये कह सकते हैं हम कि बिल्कुल ऐसा है और आपने जो कहा है हम इस पर बिल्कुल अमल करने की कोशिश करेंगे। इतना कहना उनके मन को उत्साह से भर देता है, बच्चे ने मेरी बात सुन ली। और बच्चे से झगड़ा करना, छोटा बच्चा क्या समझे आपका झगड़ा करना। एक और बात कही गई है कि यदि आपको विवाद करना हो और मित्रता करनी हो तो सज्जनों से करो। यदि हम झगड़ा सज्जनों से करते तो बदले में कुछ सीखने मिलता, और यदि विवाद करते हैं तब भी कुछ सीखने ही मिलता, और मित्रता में तो मिलता ही है। तो उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्तियों को वर्तमान समय में मूर्ख कहा जाता, शायद इसीलिए गधे के सीधेपन को, गधे को बेवकूफ की श्रेणी दे दी गई है। 8वां है, सहनशीलता में गाय और कुत्ता किस प्रकार भिन्न है। आप देखिए, याद कीजिए पाठ का या कहानी का पहला पृष्ठ या शुरुआती, गधे में ये सारे गुण थे। गाय को सीधा कहते हैं, लेकिन ब्याही हुई गाय, मतलब ब्याही नहीं, जब वो जन्म देती है अपने बच्चे को, उस गाय को यदि आप पास में जाते उसके बच्चे को उठाते हैं तो आप देखिएगा, कभी अनुभव कीजिएगा, वो खुखार हो जाती है, वो अपना सिर चलाती है, अपनी सींगों को लाती है, आगे बढ़ती है और गुस्से से देखती है। तो गाय तो एक बार गुस्सा करती है ना, अगर सीधी भी होगी तब भी। कुत्ता को गरीब जानवर कहा गया, भाई ये सबके दरवाजे पर भटकता। देखिए, बहुत सारे ऐसे कुत्ते होते जो इतने लकी नहीं होते हैं कि वो घरों में एसी में बैठे हों और बड़े उन्हें राजशाही गद्दे दिए गए हो बैठने के लिए, उन पर टी शर्ट पहनाई गई हो। ये हर कुत्ते के नसीब में नहीं होता है। तो क्या है, कुत्ता एक कहते गरीब जानवर है, हर जगह जाता है, भटकता है, कोई कुछ दे देता है, कोई ललकार के भगा देता है। लेकिन कुत्ते को भी जब गुस्सा आती है तो वो भी झपट पड़ता है और काट देता है, और ऐसा काटता है कि हमें सीधा हॉस्पिटल जाना पड़ जाता है। तो आप समझ गए होंगे मेरे बातों से कि गाय और कुत्ता किस प्रकार सहनशीलता में भिन्न हैं। और यही कारण है कि गाय को भी एक बार गुस्सा आ जाता है, कुत्ते को भी आ जाता है, लेकिन गधे को कभी गुस्सा नहीं आता है। आप उसे भूसा चारा कुछ भी दो ना दो, पीठ पर बोझ लाद दो, तब भी वो अपने आप मार दो, वो चलता रहेगा अपनी चाल से। तो ये सारे गुण हैं जिसके कारण ये सहनशीलता में इनसे भिन्न है। ब्याही गाय खुखार हो जाती है, वह मारने का प्रयत्न करती। कुत्ता एक गरीब जानवर होने के बाद भी कभी भी काट सकता है, भौंक सकता है। अपना क्रोध कुत्ता और गाय दोनों व्यक्त कर सकते हैं जब उनका मौका आ जाता है, किंतु गधा ऐसा कभी नहीं करता है। वह एक सहनशील जानवर है। यही कारण है कि सहनशीलता में गाय और कुत्ता दोनों गधे से क्या है, भिन्न है।
अब आप बताइए, तो क्या आप गधे को उच्च श्रेणी में रखना चाहेंगे? सोचिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कि मैम हम गधे को उच्च श्रेणी में रखना चाहेंगे, क्योंकि वो तो विरोध भी नहीं करता, लेकिन ये आपके ऊपर है, आप रखना चाह रहे हैं या नहीं। ये मेरा आपसे प्रश्न है। गधा फिर इस पाठ के अनुसार यदि आप समझ गए होंगे तो गधे को क्या आप इनसे उच्च श्रेणी में रखेंगे? प्रश्न 9 है, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो हीरा। एक देखिए यहाँ पर अभी आपने थोड़ी देर पहले एक प्रश्न पढ़ा था कि किस घटना से पता चलता है कि हीरा की जो बैल थे उनकी औरतों के प्रति उनका सम्मान था। हमने घटना थी, उस तरीके से एक प्रश्न और बन सकता है, उत्तर शायद कुछ परिवर्तित हो जाए। अब देखिए, अब ये मोती ने कहा, हीरा ने कहा था कि औरत जात पर सींग चलाना मना है, भूल जाते हो क्या। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। प्रेमचंद जी ने अपना क्या दृष्टिकोण रखा होगा इस बात के माध्यम से? उत्तर देखते हैं, अंतर तो होगा उत्तर में। प्रेमचंद जी ने उस समय की बात कही है जब औरतों पर अत्याचार होते थे, पुरुष प्रधान समाज था, स्त्री को निम्न स्तर का दर्जा था, और यह बात बैल समझ सकते थे। क्योंकि क्यों समझ सकते थे? क्योंकि बैल भी उसी प्रकार के दर्जे से गुजर रहे थे। कुछ बैलों को तो गया ने अच्छा खाना दिया, लेकिन इन 2 बैलों को अच्छा नहीं दिया। क्या किया हमने उस समय? पुरुष पहले खाना खाएंगे, स्त्रियां बाद में खाएंगी। पति पत्नी है तो पति ने यदि खाना खा लिया तो पति की थाली में ही पत्नी खाना खाएगी। यदि घर में अच्छी सब्जी बनी हुई है तो पहले पति को दी जाएगी, पत्नी को बचे अथवा ना बचे। ऐसा क्यों भाई? दोनों मनुष्य हैं, दोनों घर में बराबर के हकदार हैं, दोनों का भोजन पर आके, क्योंकि हर मनुष्य का भोजन पर अधिकार है। तो एक को अच्छा भोजन एक को ना मिल जाए तो भूखी सो जाएगी, पानी पी लेगी, सूखी रोटी खा लेगी। ऐसा क्यों? ये रूढ़िवादिता है। ये लोगों ने धारणाएं बना के रखी हैं जो कि अब बदल भी चुकी हैं। आज डाइनिंग टेबल पर दोनों साथ बैठकर खाना खाते हैं, दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। एक जॉब पर जाता है, एक थोड़ी लेट जाता है, तो तुम जाओ मैं कर लूंगा, ऐसे कहते हैं लोग। अब तो पुरुष प्रधान समाज जो था, अब स्त्री और पुरुष कंधे से कंधा मिलाकर, बहुत कम ऐसी जगह, कुछ % जहां पर ऐसा होता होगा, तो वो वहां होना मतलब उनकी परंपराएं अभी भी रूढ़िवादिता में चल रही हैं। तो यहाँ पर निम्न दर्जे का था और बैल इस बात को समझ रहे थे, क्योंकि बैलों के साथ ये घटनाएं घट रही थी। स्त्रियों को सम्मान देना, इसीलिए शायद वो स्त्रियों को सम्मान देना चाह रहे थे कि हम जानते हैं इनका क्या दुर्दशा है, वही तो मेरी दुर्दशा हो रही है। हम कुछ नहीं कह सकते, हम अपने को सम्मान नहीं दिला पा रहे, तो हम उस व्यक्ति को तो और अधिक अपमानित ना करें जिनको बाकी सम्मान उसको भी नहीं मिल रहा। हम तो उन्हें सम्मान दे सकते हैं अपने तरफ से। तो यहाँ पर ये सारी बातें, इन्हीं बातों से पता चलता है कि औरत जात पर सींग चलाना मना है, ये हीरा ने बोला था। 10वां प्रश्न है, किसान जीवन वाले समाज में, जो किसानों का जीवन है, उस समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया? क्या संबंध रहा है पशु का और मनुष्य का? जबकि मनुष्य कौन है? किसान है। अब आप सोचो, दोनों में पिता पुत्र जैसा प्रेम होता है, दोनों में अत्यधिक आत्मीयता है, दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। बैलों के बिना उनका काम नहीं चलता, उनके बिना बैलों का काम नहीं चलता है। तो और एक जगह कई बार ऐसा भी होता है कि इतना प्रेम करते हैं कि उन्हें अपने हाथ से कभी मारते और डांटते फटकारते भी नहीं है। तो यहाँ बहुत सारी बातें कही गई हैं। देखिए, पशु और मनुष्य के मध्य आत्मीयता होती है, दोनों के मध्य भावनात्मक संबंध होते हैं, जिसके द्वारा दोनों एक दूसरे को प्रेम करते हैं और उनके विद्रोह को भी समझते हैं। यदि दोनों के प्रति आपने देखा होगा कि झूरी और हीरा मोती के प्रति प्रेम था, दोनों के मध्य, तीनों के मध्य प्रेम था, लेकिन जब उसको गया के यहाँ भेज दिया और पहली बार में जब गया के यहाँ से छूटकर ये खड़ा था सुबह सुबह झूरी के वहां पर जहाँ ये चरते थे, अपना खाना खाते थे दोनों, उस समय जब झूरी की नजर पड़ी तो झूरी तो प्रेम से आ गया, मतलब नजर में उनके आंखों में प्रेम छलक आया। लेकिन दोनों बैल समझ गया झूरी कि ये दोनों गुस्से में खड़े हुए हैं, विद्रोह समझ गया, किसान है, पुत्र की तरह उसने पाला है उन 2 बैलों को, समझ गया। तो दोनों के मध्य क्या है? आत्मीयता है, लेकिन और साथ ही दोनों के मध्य इतने भावनात्मक संबंध है कि प्रेम और विद्रोह मतलब गुस्सा दोनों को समझते हैं। वो प्रेम के वशीभूत होकर पशु भी अपने मालिक से दूर नहीं जा पाते, इतना अधिक प्रेम हो जाता है। आप देखिएगा कई बार ऐसा होता है कि आपने डॉगी पाला, छोड़ दो डॉगी, गाय पाली है ना, डॉगी की हम चर्चा कर चुके, अब गाय पाली आपने, उस गाय को आप बेचना चाहते हैं या किसी को ऐसी प्रेम बस देना चाहते हैं, आपने उस गाय को उसमें बिठा दिया, गाड़ी में चढ़ा दिया,
अब वो गाय उस समय तक तो नहीं समझ पाई, लेकिन जब उसके घर जाएगी ना तो उन लोगों से पूछना, इतनी शांत रहती है, कुछ ढंग से खाती नहीं है, इधर उधर देखती है, ऐसे अपना मुंह किए बैठी रहती है, क्योंकि वो और अगर उसको बाहर जब 1-2-3 दिन तो वो लोग नहीं छोड़ते हैं कि बाहर ये घूम कर आए, चारा चर के आए, थोड़ा स्वतंत्र होकर आए। जब छोड़ा जाता है तो वो गाय के अगर आसपास ही कहीं गई हो तो वो अपने घर आ जाती है। आपको मालूम है, जो पशुओं की स्मरण शक्ति होती है रास्तों के मामले में बहुत तीव्र होती है, वो याद हो जाता है। फिर मैं डॉगी की अब बात लाती हूँ। डॉगी को आपने लिया है, किसी को दे दिया है, छोड़ दिया, अगर आप उसको छोड़ के आते हो तो डॉगी तो उनके हाथ में नहीं आता और आपके पीछे कई मीलों तक दौड़ता चला जाता है। ये होता है पशु का आपके प्रति आत्मीयता। और आप भी रो देते हैं, ऐसा नहीं है, तो ये पशुओं के प्रति आत्मीयता है। दोनों के मध्य दूरी हो जाने पर वह उदास होते, जो मैंने अभी कहा आपसे, क्योंकि पशु प्रेम और अपनत्व दोनों को समझते हैं। वो जानते हैं कि ये मुझे डंडा मारता है और वो जानते हैं कि ये मुझे प्रेम करता है। ये ऑफिस से आते हैं तो मेरे गले पर, मेरी पीठ पर हाथ सहलाते हैं प्यार से मुझे, तो ये मुझे प्रेम करते हैं। ये आते हैं, ये मुझे डांट कर अंदर कर देते हैं, ये मुझे डांटते हैं। ये समझ में आता है उनको। तो जो पशु होते हैं वो प्रेम भी जानते हैं, वो घृणा भी जानते हैं, वो अपनत्व भी जानते हैं, वो विद्रोह भी जानते हैं। तो ये है उनके मध्य आत्मीयता है, भावनात्मक संबंध है, प्रेम के वशीभूत हैं दोनों एक दूसरे के, और दूरी हो जाने पर रह भी नहीं पाते हैं। अगला प्रश्न 11वां, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए। जब उसने कहा था, ये हम बात कर चुके थोड़ी देर पहले, जब उन्होंने भेड़ बकरियों की जान बचाई थी, गाय भैंसों की जान बचाई थी, तो वहां पर ऐसा क्या, मतलब ऐसी कौन सी विशेषताएं थी? तो वह आशावादी है। आशावादी कैसा? मैं रहूं न रहूं, ये तो रहेंगे, और हम कभी ना कभी हम तो छूट ही जाएंगे ना, मिल जाएंगे। तो आशावादी है, वह मुक्त हो सकता है, सभी को मुक्त करा सकता है, करा सकता है। उसके अंदर क्या है? इस बात की उम्मीद है, हम इनको तो छोड़ते हैं, अब हम भी हो जाएंगे, पहले इनको निकालो। वह निस्वार्थ भाव से कार्य करता है। वह कांजी हौज से स्वयं भागने की बजाय सबसे पहले अन्य पशुओं को निकालता है। तो क्या है? आशावादी भी है, और दूसरा निस्वार्थ भाव से वह लोगों की मदद करता है, मददगार है, प्रेम करता है उनको, लोगों के भावों को समझता है। आशा स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ पर अर्थ बताइए कि इस पंक्ति का क्या अर्थ होगा। अवश्य उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति होगी, ऐसी छुपी हुई शक्ति होगी जिसमें जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। बिल्कुल थी, बहुत सारी थी। वो एक दूसरे की घृणा समझ जाते थे, वो एक दूसरे का प्रेम समझ जाते थे, वो एक दूसरे की तकलीफ समझ जाते थे। तभी तो वो जब हीरा खाएगा मोती खाएगा, हीरा नहीं खाएगा मोती नहीं खाएगा। गर्दन पर किसके अधिक वजन जा रहा है तो दूसरा उस वजन को लेने की कोशिश करेगा। ये प्रेम, समझ, एक दूसरे के प्रति आत्मीयता, भावनात्मक संबंध और आपस में सामंजस्य ही तो था कि दोनों कैसे थे। दोनों में ये शक्ति तो थी। जहां मनुष्य शक्ति होने के बावजूद भी वो शक्ति का इस्तेमाल नहीं करता, यूं कहें इग्नोर जिसे आप कहते हैं ना, नजरअंदाज कर देता है, जाने दो, दुखी है, परेशान है, मैंने थोड़ी उसका पैसा लिया, मैं क्यों उसकी मदद करूं, मैंने थोड़ी परेशान किया, ये लोगों के शब्द होते हैं। जाने दो, कितनों की मदद करेंगे, इस दुनिया में तो हजारों पड़े हुए हैं। ये मनुष्य के शब्द होते हैं। वो अपने लिए जीता है, दूसरों के लिए नहीं। अब आप देख रहे हैं, पशु तो कमाने नहीं जा पाता, लेकिन फिर भी उसे भोजन मिल जाता है। और मनुष्य सब कुछ करते हैं और फिर भी अतृप्त रहते हैं, और ये तृप्त रहते हैं। बैल, पशु, कोई भी पशु हो। तो ये तो कुछ स्वाभाविक, या हम यूं कहें कुछ थॉट हो गए कि जो हमें समझना चाहिए, सोचना चाहिए। तो इतनी सारी बातें मैंने बताई जिनमें अंतर है। अब देखिए, हीरा और मोती दोनों एक दूसरे की मन की बात मूक होते हुए भी, चुप होते हुए भी, बोल नहीं सकते थे, फिर भी क्या करते थे? समझ लेते थे। वे दोनों प्रत्येक परिस्थिति में जान की परवाह किए बिना अपने मित्रों, एक दूसरे की और अन्य लोगों की भी मदद करते थे, मतलब अन्य जानवरों की मदद करते थे। जबकि मनुष्य के पास सब कुछ होते हुए भी वह इन शक्तियों से वंचित है। श्रेष्ठ होते हुए भी कुछ भावनाओं से वह पशुओं से भी पीछे है। यही कहा गया इस पंक्ति में कि वो आत्मीयता थी, उनमें भावनात्मक संबंध थे, उसमें आत्मीयता थी, एक दूसरे को प्रेम करते थे, घृणा भी समझ लेते थे, सहायता भी करते थे, दोनों में एक दूसरे की मदद करते थे। मनुष्य के पास सब कुछ तो है, लेकिन ये शक्तियां या तो वो उनसे वंचित है या जानबूझकर उनसे वंचित रहना चाहता है। इसीलिए पशुओं से मनुष्य पीछे हो गया है। यहाँ कहा है प्रेमचंद जी ने ये बातें, और उन्होंने पूरे उदाहरणों के साथ और जोर लगाकर कही है कि इस पाठ में बताया गया है कि पशु मनुष्य से कहीं उच्च श्रेणी का है।
अगला फिर एक अर्थ पूछा गया है 12वें प्रश्न के अंतर्गत, उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। इतनी दिल को छू जाने वाली बात है। 4 दिन से 1 सप्ताह से भूखे वो दोनों हीरा मोती, क्या एक एक रोटी से उन दोनों इतने लंबे चौड़े बैलों का पेट भरता? यदि आप दिन भर से भूखे हो, बड़ी तेज भूख लगी हुई है और एक ही रोटी बची हुई, मम्मी कहेंगी थोड़ी देर में बनाते हैं, तो क्या करते हैं हम? गुस्सा आ जाती है, हमको बहुत तेज भूख लगी, कुछ तो बनाओ, अभी खिलाओ। क्योंकि हम बोल पाते हैं, हम गुस्सा बोल कर दिखा देते हैं, हम उन्हें जिद पर कर देते हैं अभी के अभी चाहिए है। पर क्या बैल कर पाते हैं, पशु या जानवर कर पाते हैं? वो ऐसा नहीं कर पाते। तो जब वो छोटी सी बच्ची एक एक रोटी लेकर आई तो दोनों ने वो रोटी बड़े आत्मीयता के, बड़े प्रेम से स्वाद लेकर खाई थी। क्या उनका पेट भरा होगा? बिल्कुल नहीं भरा होगा। लेकिन जिस प्रेम से वो रोटी खिलाई गई थी, उस खली भूसा से भरी नांद से वो कहीं अच्छी थी। जो खली भूसा की नांद जो विद्रोह में, गुस्से में सूखा दिया गया था, जहां लोगों का खिलाने का मन ही नहीं था, लेकिन गुस्से में, चिढ़ में दिया गया था, उस भरी हुई नान से तो कहीं अच्छी वो 2 रोटियां थी, जो रोटी बड़े प्रेम और आत्मीयता से दी गई थी। तो कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति प्रेम में कम वस्तु भी अपनाकर प्रसन्न हो जाता है। बस कुछ ऐसा ही हीरा मोती के साथ हुआ था। तो एक रोटी से क्या भूख शांत होती? मानो हृदय को भोजन मिल गया। हृदय को भोजन मिला, पेट को नहीं, याद रखिएगा। हृदय की बात की गई है। मन कैसा था? दुखी था इन दोनों का। अपने मालिक को छोड़कर आए थे, गया कि यहाँ जबरदस्ती वो डांट मार कर काम करवा रहा था, कोई प्रेम नहीं मुझे वो दिखा रहा था। तो वैसे वो हृदय से क्या थे? टूटे हुए थे। और जब उस बच्ची ने भोजन खिलाया तो उसके हृदय ने भोजन कर लिया, मतलब प्रेम मिल गया, आत्मीयता उसको मिल गई। कहीं उसे ऐसा व्यक्ति मिल गया जो उनको प्रेम करता है, उनकी बात को समझता है। गया ने जब हीरा मोती को जबरदस्ती बांध कर रखा तो हीरा मोती ने इस अपमान के कारण भोजन नहीं किया और वह कैसा रहा? भूखा रहा। वे भूखे रहे दोनों। तभी एक छोटी लड़की ने एक एक रोटी दोनों को खिलाई। एक एक रोटी से दोनों की भूख तो शांत नहीं हुई, किंतु उस रोटी में प्रेम भाव था। वह अपनेपन की रोटी थी जिसमें आत्मीयता थी, ममता थी, प्रेम था। जानवर भी प्रेम के भूखे होते हैं, जिससे उस एक रोटी ने ही भोजन का काम कर दिया। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि जानवर बिल्कुल प्रेम का भूखा होता है। किसी जानवर को आप अपने पास रखते हैं, अपने घर में रखते हैं, या किसी रास्ते में भी यदि आपके घर के बाहर आप रोज एक रोटी का टुकड़ा, एक रोटी डालते, 2 रोटी डालते हो, कुछ कुत्ते आते हैं या फिर गाय आती है, वो रोज आपके दरवाजे पर आकर ना आपको ऐसी निगाह से देखेगी कि आज नहीं खिलाओगे, ये उसकी नजरें कहती हैं। आज नहीं दोगे, चाहिए है मुझे रोटी। वो बोल नहीं पाती, कभी उसकी नजरों को पढ़ के देखना। जिसको आप रोज खिलाते होगे, रोज दरवाजे के बाहर यदि आप खाना डालते हैं, उसे खिलाने के लिए आप रखते हैं, तो वो कई बार ऐसे देखा गया है, कबूतरों को पानी पिलाते हैं लोग। पानी रखा कबूतर, और यदि वो बर्तन सूख गया तो कबूतर वहां आकर उसको कट कट करते रहेंगे, वहां देखते रहेंगे कि है थोड़ा पानी, है थोड़ा पानी। तो वहां उनकी भावनाओं को समझ लेना चाहिए, इसमें पानी क्यों नहीं है, आज इसमें पानी डाल दो ना, मुझे पीना है। कई बार उनकी बातों को हम खुद से समझ सकते हैं। बस इतनी समझदारी हम मनुष्यों में होनी चाहिए, और होती है। ऐसा नहीं कि सारे के सारे मनुष्य ऐसे हैं। तो ये था उनका कहना कि जबरदस्ती बांध कर रखे गए, अपमान के कारण उनके साथ ऐसा हुआ। वो भूखे रहे, लेकिन एक एक रोटी दी जाने के बाद भी भूख तो शांत नहीं हुई, लेकिन मन शांत हो गया। और वही रोटी एक भोजन का काम भी कर गई, क्योंकि वह रोटी प्रेम, ममता, अपनत्व और आत्मीयता की रोटी थी। एक प्रश्न है जो कि ऑब्जेक्ट वाला है, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं। गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए सूखा दिया। क्यों दिया होगा? क्या गया पराये बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने सूखा भूसा दिया? क्या वह गरीबी के कारण खली आदि खरीदना उसके बस की बात नहीं थी, इसलिए उसने सूखा भूसा दिया? क्या वह हीरा मोती के व्यवहार से दुखी था, इसलिए सूखा खाना उसको दिया? क्या उसे खली आदि सामग्री की जानकारी नहीं थी कि इसमें क्या क्या डाला जाता है, इसलिए वो सूखा रह गया? क्या कहेंगे आप? देखिए, अधिक खर्च, क्योंकि वो बैल लेकर ही आया था, उसको अपने जिया जी के यहाँ से मिले थे बैल भाई, तो वो तो खर्च करता। और बैल उसके पास ऑलरेडी पहले से भी गाय भैंस थी। मतलब बात आई थी ऐसी, एक घटना, एक पंक्ति आई थी पाठ में, जहाँ कहा गया था कि अन्य जानवर तो खा रहे थे, हमको नहीं दिया। तो और जानवर थे, तो पैसे की कमी तो नहीं रही होगी। तो यहाँ पर खली की जानकारी होगी, क्योंकि इतने जानवर थे। तो एक ही उत्तर मिलता है कि उनको क्या था, हीरा मोती के व्यवहार से वो दुखी थे, क्योंकि वो बार बार भाग रहे थे। तो यहाँ पर ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न में इस प्रकार के आ सकते हैं, और हम पाठों के अंतर्गत ही होंगे। ये देखिए, बहुत सारे इसमें प्रश्न आपके
पुस्तकीय लिए हैं मैंने और कुछ अतिरिक्त भी लिए हैं। ठीक है, ये वन शॉट के आधार पर ये है कि इस तरीके के प्रश्न आप जल्दी देख सकते हो कि किस प्रकार के बन सकते, क्योंकि बहुतों के उत्तर तो एक से हैं। भाषा अध्ययन है, यहाँ पर किसी भी प्रकार से देखिए कई बार क्या होता है, यहाँ पर जैसे एक भाषा अध्ययन में आपको मैं बताऊंगी पूरा, पर कई प्रकार से ऐसा पूछ लिया जाता है कि इसका उपसर्ग बताइए, इसमें निपात बताइए कहाँ पर दिया गया है। तो एक बार हमें थोड़ा तो पढ़ना पड़ेगा, तब जाके हम जानकारी दे पाएंगे निपात क्या है ना। तो बस इतना ही काफ़ी है, मैं कुछ टिक कर रही हूँ, ध्यान दीजिएगा, बस इतना ही काफ़ी है। फिर मैं भी जोर लगाता हूँ, ही और भी वाक्य में किसी बात पर देखिए जब हम जोर लगाते, मैं भी हूँ, आइसक्रीम कौन कौन खाएगा, ये नहीं, मैं भी हूँ, तो मैं भी हूँ, मैंने वहां भी कह के जोर डाला कि आपने 5 लोगों को गिन लिया, मुझे छोड़ दिया, मैं भी हूँ। तो यहाँ पर आपने ये बात पर जोर डाला कि भाई मुझे मत छोड़ देना, मैं भी हूँ। तो भी और ही, बस इतना ही करना है, इतना ही बोल दिया, मतलब अब इससे ज्यादा नहीं। ही मतलब आप समझ गए कि अरे मैं थोड़ा ज्यादा आगे निकल गया था, इतना, बस इतना ही चलना है। तो ही और भी जोर लगा देते हो, जो वाक्यों पर जोर देने का काम करते हैं ऐसे शब्दों को कहा जाता है निपात। अब तो यहाँ पर क्या करना है, आपको निपात छांटने, आप समझ गए होंगे ही और भी निपात छांटना है। जैसे एक ही विजय ने उसे संसार की सब जातियों के गण में ला दिया, अवश्य उनमें, जहां पर ही आए भी आए टिक लगाओ। दोनों नान में मुंह डालते थे और साथ ही बैठते थे, ज्यादा से ज्यादा मेरी ही गर्दन पर रहे, और अभी 4 ही ग्रास खाए थे कि 2 आदमी लाठी लेकर 4 ही ग्रास खाए थे। भैया ज्यादा नहीं खाया था, 4 ही और खाए थे और वो मुझे मारने आ गए। तो आपने देखा जहां ही और भी होता है, जोर डाला जाता है, वहां पर आ जाते हैं आपके निपात शब्द कहते हैं उनको। और एक भी देखिए, ही वाले देखे थे, आप भी वाले भी देख लीजिए। कुत्ता भी गरीब जानवर है, हानि लाभ किसी भी दशा में बदलने नहीं चाहिए। 4 बातें सुनकर गम खा जाते फिर भी बदनाम है। गांव के इतिहास में घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण है। जूरी इन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता था, फूल की छड़ी से भी न छूता था मतलब किसी से भी नहीं छूता था वो, है ना, बहुत अच्छा मालिक था। रचना के आधार पर वाक्यों के भेद बताने हैं आपको, कई ये तो आ जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं जो आपसे आपको बताए जाते हैं, आपसे पूछे जाते हैं। ये वाक्य रचना जो है ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली। वाक्य रचना लगभग पाठों में पूछ ली जाती है, जिसमें आपको अगर ये आना है व्याकरण, तो ये वाक्य रचना तो आपकी रहेगी। उपसर्ग प्रत्यय आपके रहेंगे, वाक्य रचना रहेगी, निपात पूछ लिया जाएगा, तो मुहावरे आएंगे, इसके बाद मुहावरे भी हैं। तो उपवाक्य और वाक्य, मैंने उपवाक्य और वाक्य ये दोनों के भेद के लिए मैंने इसका वीडियो बन चुका है, आप तक पहुंच भी गया है, तो आप उसको देखिएगा। उसको पढ़ने के बाद जब आप उसे पढ़ेंगे तो उसको पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि वाक्य के भेद क्या हैं और उपवाक्य क्या होते हैं। तो उसको आप पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए मैं इसमें जल्दी ही इसको आपको पूर्ण कराना चाह रही हूँ कि दीवार का गिरना था कि, देखिए एक वाक्य ये की के बाद दूसरा वाक्य बन रहा है। 2 वाक्य जब बनते हैं सोचिए क्या होगा, और की से उपवाक्य कौन सा शुरू होता है, ये पढ़िएगा आप जरूर उसमें कि की से उपवाक्य शुरू होता है आपका संज्ञा वाला, और ये जब 2 वाक्य बनते हैं इनको कहते हैं संयुक्त वाक्य। की ने उसे जोड़ दिया तो की के बाद जो बन गया वो संज्ञा बन गया, क्योंकि दीवार का गिरना था कि अध मेरे से पड़े जानवरों का चेत जाना। आ गया यहाँ पर संज्ञा का प्रभाव, और यहाँ पर 2 वाक्य हैं मतलब संयुक्त वाक्य। सहसा एक दड़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर आया। अब यहाँ पर और से ये जुड़ रहा है, देखिएगा 3 वाक्य हैं, एक आदमी लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर, 3 वाक्य हैं, मिश्र हो गया। ये वाक्य जो थे वो जुड़ गए तो मिश्र वाक्य है। और यहाँ पर और मुद्रा अत्यंत कठोर, आप देख पा रहे हैं सभी जगह विशेषण है, मतलब कौन सा होगा यहाँ पर उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, विशेषता ही बताई जा रही है उस दड़ियल आदमी की विशेषता। दड़ियल भी है, आंखें भी लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर थी, बड़ा कठोर ही आदमी था, कठोर प्रवृत्ति का, तभी तो उसने क्या किया था, कांजी होश से उनको ले जा रहा था। हीरा ने कहा गया के घर से नाहक भागे, बुरे भागे, गलत भागे। हीरा ने कहा और गया के घर से नाहक भागे, देख लीजिएगा, कहा गया के घर से नाहक भागे, यहाँ भी वाक्यों का मिश्रण है, मिश्रण होने के कारण मिश्र वाक्य है। और चूंकि गया के घर की बात की जा रही है, संज्ञा और होरी की भी बात की जा रही है, संज्ञा, इसलिए ये संज्ञा उपवाक्य में आएगा। तो जहां पर दूसरे का वाक्य उप संज्ञा वाला हो तो वो संज्ञावाचक उपवाक्य हो जाता है, संज्ञा उपवाक्य। जहां विशेषता बताई जा रही है विशेषण, जहां 2 वाक्य हैं वहां पर संयुक्त वाक्य, जहां 3 वाक्य हैं या वाक्यों का इस तरीके से मिश्रण है कि जहां पर 3 वाक्य एक में जोड़ने का प्रयत्न किया गया हो, मिश्र वाक्य। मैं बेचूंगा
तो बिकेंगे। यहाँ पर क्या बात हो जाती, देखिए जरा, क्रिया विशेषण। मैं बेचूंगा तो बिकेंगे, क्रिया की विशेषता है बेचूंगा तो बिकेंगे, और संयुक्त वाक्य, 2 वाक्य यहाँ पर जुड़े हुए हैं। अगर वह मुझे पकड़ता है तो मैं बेमारे न छोड़ता, बिना मारे उसे न छोड़ता। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं उसे बिना मारे न छोड़ता, संयुक्त 2 वाक्य हैं, और साथ ही क्रिया की विशेषता भी बताई गई है कि वो बिना मारे न छोड़ता, तो ये क्रिया विशेषण है। तो यहाँ पर ये हो जाते हैं आपके वाक्य। मुहावरों का भी आपका प्रयोग आया, जैसे मैंने कहा ना कि ये आपके वंचित नहीं रहने वाले, आप इनसे, ये आपके व्याकरण के भाग हैं जो आपको हर पाठ के साथ अध्ययन करना ही, आप इन्हें छोड़ नहीं सकते, इसलिए वन शॉट में मैंने आपको लिया है। इनको आपके लिए बताने के लिए सब कुछ इसीलिए लिया गया है कि आप इन्हें पढ़िएगा जरूर। बहुत आसान है। देखिए, मुहावरों पढ़ने का बड़ा तरीका होता है। मुहावरों किस तरीके से पढ़ते, एक दूसरे से कनेक्ट करते जाओ, मुहावरा याद हो जाएगा। कैसे? हिम्मत ना हारना, निराश होना, टकटकी लगाना। अब देखिए, जब हम लगातार टकटकी लगाएंगे, कब लगाते हैं हम, अरे मैं ये मैच हार गया तो अब इसको कैसे जीता जाए, तो हम कहीं ना कहीं निराश हो जाते और उसी मैच को देखते रहते, ये नहीं किया, ये नहीं किया। अब देखिए, दोनों को मैंने जोड़ दिया। हिम्मत हारना मतलब निराश हो जाना, टकटकी लगाना, टकटकी मतलब निरंतर देखना, जान से हाथ धोना, मर जाना, ईंट का जवाब पत्थर से देना, ये सबको पता होता है भाई, ये हम करते रहते हैं हर दूसरे तीसरे घंटे में, हर दूसरे तीसरे दिन होता है ना, ये बहुत लोगों के साथ होता है। ईंट का जवाब पत्थर से देना, कड़ी प्रतिक्रिया करना, उसने कुछ बोला और ये लो पलटकर जवाब ऐसा कि आप चुप हो जाओगे, तो वो है ईंट का जवाब पत्थर से देना। दांतों पसीना आना, कभी दांतों में पसीना आता है, और अगर दांतों में पसीना आ गया तो कब, मतलब कोई ना कोई मेहनत हो जाएगी कठोर, तो कठोर मेहनत जब होती, कठिन परिश्रम होता है उनसे। और ये वाक्य मैंने बनाए हैं, पर इन वाक्यों के इन आपके अर्थों के आधार पर वाक्य आपके भी हो सकते हैं। इन वाक्यों को आप देख लीजिए, लेकिन आप इन वाक्यों को अपने तरह से भी बना सकते हैं। याद रखिएगा, जब मुहावरों के वाक्य बनते हैं तो मुहावरे वाक्य के अंदर आने चाहिए, उसका अर्थ नहीं आना चाहिए। जैसे असफलता के बाद राहुल हिम्मत हार गया, तो मैं इन वाक्यों को नहीं पढ़ रही हूँ, क्योंकि वाक्य आप स्वयं बनाइएगा, सामने है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जहां पर भी प्रयोग हुआ, आप देखिए कि इनमें सिर्फ मुहावरों का प्रयोग हुआ, अर्थ का प्रयोग नहीं करते हम। अर्थ का प्रयोग करने से वो आपका सही क्या नहीं बनता है, वाक्य मुहावरों के आधार पर नहीं बनता है। तो हमेशा जब भी वाक्य बनाए मुहावरों का, तो वाक्य में मुहावरों का प्रयोग होना चाहिए। ये देखिए, शब्द संपदा है जो कि आपकी किताब में दी गई है। आपकी जो किताब है क्षितिज, पाठ 1 के अंत में ये सारे शब्दार्थ दिए गए हैं, और सारे शब्दार्थ यहाँ पर हैं। कुछ शब्दार्थ हो सकते हैं कि कुछ नए हों, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई नए हो, सबके सब वही हैं। और जैसे आप ब्याई मतलब गाय, जो विषाद दुख होता है, चौकस चौकन्ना होता है, ब्याई होती है गाय ने जब बच्चे को जन्म दिया होता है। प्रेम से गले लगाना, बेतहासा मतलब बहुत बिना रोके, एकदम बिना हारे, हताश हुए, बिना हताश हुए। निरापद, सुरक्षित, सहिष्णुता, सहनशीलता, परछाई, ये सब आपके उसमें दिए हुए हैं, इसलिए इनको आपको यहाँ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये सब के सब मैंने बस यहाँ इसलिए दिखाई है कि आपकी किताब में है। तो शब्दार्थों को पढ़िएगा, क्योंकि शब्दार्थ के आधार पर आप पाठ को समझ पाएंगे, और पाठ को जब आप समझ लेंगे तो पाठ को पढ़ना और उसके उत्तरों को अपने आप से बनाना आसान हो जाएगा। यहाँ हमारा वन शॉट पूर्ण हुआ, और हमने क्षितिज का, कक्षा 9वीं का क्षितिज का एक पाठ पूर्ण कर लिया है, जो आपकी परीक्षा के लिए आपको एक आवश्यक भी है, और जरूरी ये सिद्ध होगा, और आप जान पाएंगे कि किस तरीके के प्रश्न आते हैं, कैसे उत्तर हम लिखेंगे। उत्तर वहां तक पहुंच जाना चाहिए, ऐसा लिखा जो आपके उत्तर तक पहुंच जाए, सामने वाला पढ़ के प्रसन्न हो जाए कि जानकारी रखता है ये बालक या बालिका। तो और भी आगे आपके सभी पाठों को पूर्ण किया जाएगा, आपको समझाया जाएगा। शंकाओं का निवारण, जैसा कि मैं कहती हूँ हर बार कि आपके शंकाओं का निवारण किया जाएगा, इसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, तब मैं जान पाऊंगी कि आपको इस पाठ से संबंधित कौन सी परेशानी आ रही है जिसका निवारण मैं कर पाऊँ। इसके लिए आपको हमसे जुड़े रहना पड़ेगा हमारे चैनल स्टेप अप एकेडमी में, जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं। कमेंट बॉक्स में आप स्टेप अप एकेडमी के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे, शंकाओं का निवारण करेंगे, और भी बहुत कुछ है हमारे चैनल पर जिसको आप देख पाएंगे। हमारे इसके नीचे ही आपको देख रहे हैं एक वेबसाइट दी हुई है, जिस पर आप विजिट करेंगे तो आप देख पाएंगे कि केवल 9वीं ही नहीं, बल्कि कक्षा 6वीं से 12वीं के सभी बोर्ड परीक्षाओं की और बोर्ड कक्षाओं की जो बोर्ड पाठ्यक्रम होता है, उन सभी की जानकारी, सभी का शिक्षण यहाँ पर दिया जा रहा है। और केवल हिंदी ही नहीं, सभी प्रकार के विषय, सभी जो 6 विषय तो आप पढ़ते ही हैं, इसके अतिरिक्त यदि आप
किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए, किसी भी और अधिक जानकारी के लिए इस प्रकार की तैयारियां जो कि आप देख पा रहे हैं, नीट, क्लेट, जेईई और भी अन्य जो यहाँ पर लिखी हुई हैं, इन सभी की जानकारी, इनका ज्ञान, इनका अध्ययन अच्छे से अच्छे शिक्षकों के माध्यम से आप तक पहुँचाया जा रहा है। तो इसके लिए, इसको पढ़ने के लिए आप हमारे साथ हमारे चैनल स्टेप अप एकेडमी से जुड़े रहिए और इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।